तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डंडर डांस सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। इसके पिछले सीजन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को प्लीज देखना ना भूलिएगा, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं कि सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब तक की कहानी में हमने देखा था मोमो और ओकरुन जीजी के घर का भूत भगाने आते हैं, लेकिन मोमो को यहाँ कोई भूत नहीं मिलता। फिर मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने चली जाती है। वहीं ओकरुन और जीजू को घर के अंदर एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें ढेर सारे टेल्सीमैन पड़े हुए थे। वहीं इधर मोमो के हॉट स्प्रिंग में कुछ आदमी आ जाते हैं जो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वह उन पर अपनी पावर यूज करने का सोचती है, तो एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबा देता है। और तभी उस आदमी को एक पानी की धारा आके लगती है जिससे वह मोमो को छोड़ देता है। मोमो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। उन सब आदमियों पर लकड़ियों की एक फेंस आके गिरती है जिससे वह वहीं फंस जाते हैं। एक आदमी फिर भी मोमो की टांग पकड़ लेता है, तो उसके ऊपर घर की पूरी दीवार आके गिर जाती है। यह सब असल में टर्बो ग्रैनी ने किया था, क्योंकि खुद भी हॉट स्प्रिंग में बैठी हुई थी और वहां का मजा ले रही थी। मोमो उससे पूछती है कि वह यहाँ कैसे आई। तभी टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने जब से हॉट स्प्रिंग वाली जगह के बारे में बात करते हुए सुना था, तो वह चुपके से मोमो के बैग में आकर छुप गई थी और इनके साथ यहाँ चली आई थी। मोमो बोलती है कि अब हम टूटी दीवार का क्या करेंगे, तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि छोड़ो इसे, यह जगह वैसे भी बहुत पुरानी हो गई थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी टाउन के कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि तोड़फोड़ किसने की। मोमो और टर्बो ग्रैनी छुप जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह काम इन आदमियों ने ही किया होगा और वह उन्हें डांटने लगते हैं कि तुम कीतो फैमिली के बहुत हरामी लोग हो। फिर ये लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं और फिर ये आदमी पूरे टाउन में भागने लगते हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी का शुक्रिया करती है कि टर्बो ग्रैनी ने ही मोमो को बचाया था, लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है तुम्हें कौन बचाएगा, यह काम तो उससे अपने आप ही हो गया। मोमो अब पूछती है कि तुमने जीजी का घर देखा था ना, मुझे तो उसमें कोई भी भूत नहीं दिखाई दिया, तुम्हें क्या लगता है। जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वह घर तो इंसान के खून से सना हुआ है। इधर ओकरुन और जीजी ने उस सीक्रेट कमरे में एक छेद कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आता कि वह अब क्या करें और वह मोमो के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी इनके घर की घंटी बजती है और इन दोनों को लगता है कि दरवाजे पर जरूर मोमो ही होगी और जीजी दौड़कर दरवाजा खोलता है, लेकिन यह तो 5 डरावनी दिखने वाली औरतें होती हैं। यह सब अंदर आके यहाँ खाना की पार्टी शुरू करने लग जाती हैं। अब नाकी नाम की एक औरत जीजी को भी नाश्ता करने को बोलती है, लेकिन वह मना कर देता है। नाकी कहती है कि शाबाश, ऐसे ही डिसिप्लिन में रहा करो, मैं इतनी अच्छी हूँ कि तुमसे इस घर का किराया भी नहीं लेती, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, वरना तुम सड़क पर धक्के खा रहे होते, तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। ओकरुन पूछता है अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है, तो जीजी बताता है कि यह किराए का घर है और जब से उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में है उसने रेंट नहीं दिया और यह सब लोग कीतो फैमिली से है, यानी यहाँ की मकान मालकिन, और इनकी वजह से ही मेरे पास रहने के लिए घर है। ओकरुन कहता है फिर तो हमने दीवार में छेद करके बहुत बुरा काम किया है। उस छेद को फिलहाल इन्होंने एक पोस्टर से छुपा दिया था। नाकी अब जीजी से पूछती है कि तुम हमें बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे, तो जीजी बोलता है कि यह मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता था, तो मैं इसे ही लेने गया था। नाकी पूछती है कि तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को तो पकड़ के नहीं ले आए। यह सुनकर बाकी औरतें भी भड़क जाती हैं कि हमारे घर में कोई भूत वूत नहीं है। बेवकूफ जीजी, अगर तुमने किसी भूत भगाने वाले को लाया यहाँ पर तो हमसे बुरा और कोई भी नहीं होगा, और ऐसे ही चलता रहा तो तुम इस जगह को बदनाम कर दोगे और कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। तो लोगों को यह बोलना बंद करो कि यहाँ पर भूत है। जीजी बोलता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, यह चश्मिश आपको भूत भगाने वाला लगता है क्या, और उन भूत भगाने वाले लोगों ने मुझे बुद्धू बना दिया था। ना कि अब अपनी बंदूक निकाल कर कहती है कि तुम मुझे जानते हो ना, मेरे पास हंटर्स लाइसेंस है और जंगल में तो हादसे होते रहते हैं। जैसे मैं किसी भालू का शिकार कर रही थी, अचानक एक आदमी गोली के सामने आ गया और मारा गया। जीजी बोलता है अरे आंटी जी थोड़ा ठंड रखो, आपके पास हंटर लाइसेंस है तो भी इंसानों की तरफ गन पॉइंट करना इलीगल है। और उसके इतना कहते ही एक पुलिस वाला यहाँ आ जाता है। इसके साथ कीतो फैमिली के सारे आदमी भी यहाँ पर आ जाते हैं। वह कहते हैं कि टाउन के लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, तो ऑफिसर सूरू ने आकर हमें बचा लिया, और शायद यह पुलिस वाला भी इनके साथ ही मिला हुआ था, क्योंकि एक औरत उससे कहती है कि हमारी फैमिली में से कोई भी अरेस्ट हुआ इस गलती का भुगतान तुम्हें करना होगा। अब एक आदमी जीजी से पूछता है वह कहाँ गया था, तो वह उसे भी बताता है कि मैं अपने दोस्त को लाने गया था। तो वह आदमी कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जीजी कहता है कि ओकरुन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह यहाँ आना चाहता था। वह आदमी अब ओकरुन से पूछता है कि जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है, तुम उसके दोस्त हो ना, तो तुम्हें तो 100% पता होगा, और अगर तुम जीजी के दोस्त नहीं हो तो मुझे पूछना पड़ेगा कि जीजी तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया है। ओकरुन अब टीम का नाम बताता है जो कि सही होती है और इन्हें यकीन हो जाता है कि ओकरुन जीजी का दोस्त ही है। असल में जो पोस्टर इन्होंने दीवार में लगाया था उस टीम का नाम ही ओकरुन ने बोल दिया था।
ना कि अब बोलती है कि तुम लोगों के साथ तो एक लड़की भी थी ना, वह कब वापस आएगी। जीजी बोलता है कि कौन सी लड़की, जिससे यह लोग समझ जाते हैं कि जीजी उनसे झूठ बोल रहा है। यहाँ पर मोमो सूचिनोको का श्राइन विजिट करने आती है, जहाँ एक आदमी सर के बल खड़ा होता है। इसका नाम मोंजिरो है। वह यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहा है। अब मोंजिरो दरवाजा खोलकर मोमो को श्राइन दिखाने लगता है। मोमो बोलती है कि तुम श्राइन को ऐसे ही दिखा देते हो क्या। तो मोंजिरो कहता है इसे देखने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते और मैं मांगूंगा भी तो कोई मुझे देगा नहीं। काश मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। अब मोमो सूचिनिको श्राइन को देखने अंदर जाती है तो वह अंदर एक सड़े हुए सांप की केचुली पड़ी देखती है, जिसे देख मोमो डिसअपॉइंट हो जाती है कि यह तो किसी भी विशालकाय सरपेंट की लाश नहीं लगती। मोंजिरो कहता है कि जो है यही है, और यहाँ की लोक कथाओं की माने तो यहाँ पर विशालकाय सांप की पूजा की जाती थी और ऐसा कहा जाता था कि वह सांप यहाँ के ज्वालामुखी में रहता है और जब उसे भूख लगती है तो वह ज्वालामुखी फट जाता है। और पुराने समय में गांव के लोग बच्चों की बलि दिया करते थे, जिसको खा करके वह सरपेंट इन लोग की रक्षा किया करता था और इन्हें कुछ नहीं होने देता था। जाइंट सांप की भूख मिटाने के लिए ऐसा करते हुए 200 साल हो चुके हैं और ज्वालामुखी तभी से फटा नहीं है। उसकी वजह से ही हमें ढेर सारे हॉट स्प्रिंग भी तोहफे में मिले हैं। यहाँ जो रखा है वह बस उस जाइंट सांप की केचुली है। इसकी पूजा करके हम ज्वालामुखी को फटने से रोकते हैं। मोमो पूछती है फिर ये सोचिनोको वाली बात क्या है। मोंजिरो कहता है कि यह बस नाम के लिए रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ घूमने आए, जैसे कि तुम आई हो। कई लोगों के दिमाग में कमी होती है और वह जाइंट सांप वाली बात को सच मान लेते हैं और ऐसे बेवकूफ लोग उसके लिए इंसानों की बलि देने को भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ आने वाले सब लोगों को यह सच बात बताता हूँ ताकि आज की पीढ़ी ऐसा कोई पाप न करे। वैसे तो मैं सच में एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मोमो मोंजिरो को एक सलाह देती है कि तुम यह सब कहानियां यूट्यूब पर भी तो डाल सकते हो। यह सुनकर मोंजिरो शॉक हो जाता है कि यह आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। मोमो वापस जाने लगती है और सोचती है कि मतलब कोई सूचिनोको है ही नहीं। ओकरुन यह सुनकर बहुत डिसअपॉइंट होगा, पर वह उसे बड़े सांप वाली स्टोरी जरूर बताएगी जो कि उसे काफी अच्छी लगेगी। मोमो अब वापस घर आती है और सोचती है कि अब तक तो जीजी और ओकरुन में अच्छी दोस्ती हो गई होगी। जैसे ही वो गेट खोलती है तो देखती है कि ओकरुन और जीजी जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनके आसपास की तो फैमिली के मर्द और औरतें खड़ी हैं। अब मोमो को देख नाकी बोलती है कि चलो तीसरी पली आ गई, फेस्टिवल शुरू किया जाए। वह आदमी मोमो को पकड़ने जाने लगता है तो अपनी पावर का यूज करके मोमो खुद को बचाने लगती है और उनके सर पर जोर की लात मारती है और एक आदमी के मुंह पर वह खाने की टेबल भी दे मारती है और उसकी गोटियां फोड़ देती है। एक आदमी उसे पीछे से पकड़कर उसके सिर को टक्कर मारता है, जिससे मोमो को चक्कर आने लगते हैं। वो आदमी मोमो की टांग पकड़ लेता है और उसे दबोचने लग जाता है। तभी टर्बो ग्रैनी बैग से बाहर निकलकर उस आदमी को डरा देती है, जिससे उसका माथा फूट जाता है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मेरी नींद किसने खराब कर दी और ये सुअर जैसे दिखने वाले लोग कौन है। मोमो कहती है कि उसे भी नहीं पता और वह उन सबको घर से बाहर जाने को कहती है। तभी नाकी भाग कर आती है और मोमो को जोरदार लात मारती है। वो कुंग-फू कराटे की चैंपियन लग रही थी और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। मोमो उसके ऊपर सोफा फेंकने की कोशिश करती है पर वह उससे बच जाती है। मोमो उस पर कुछ भी फेंके उस औरत पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह मोमो को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे मोमो उस छेद में से होती हुई सीक्रेट कमरे के अंदर जा गिरती है। बाकी फैमिली वाले नाकी के लिए ताली बजाने लगते हैं कि हमारी फैमिली में मॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाकी पूछती है आखिरकार यह लड़की कौन है और यह पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर रही है। इधर मोमो भी पूछती है कि यह औरत कौन है, तो टर्बो ग्रैनी बोलती है कि वह बस एक पावरफुल बुढ़िया है। मोमो कहती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि एक तो तुम्हारे घर में ही है। अब एक आदमी बोलता है कि मॉम उसकी बिल्ली तो बात कर रही है। मोमो कहती है कि यह अजीब कमरा आखिर में है क्या, यहाँ पर कितनी बदबू आ रही है। नाकी सोचने लग जाती है कि यह लड़की आखिर कौन है, यह भूत भगाने वाली तो नहीं लगती, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। और यह कहती है कि अगर तुम हमारे रास्ते में आओगी मतलब कि तुम इस गांव की तबाही चाहती हो। की तो फैमिली ने इस गांव को सदियों से बचा के रखा हुआ है, क्योंकि हम जाइंट सांप को पिछले 200 सालों से बलि देते हुए आए हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी आज तक नहीं फटा। और महान सांप ने हमें हॉट स्प्रिंग का तोहफा भी दिया है, इसमें तुम बाहर के लोग आराम करने आते हो। अगर की तो फैमिली नहीं होती तो ज्वालामुखी इस गांव को निकल गया होता। मोमो कहती है कि यानी तुमने लोगों की बलि दी है। नाकी बोलती है कि हाँ, इस जगह पर ही हमने बहुत सारी बलियां दी हैं और पहले के समय में सबसे ज्यादा बलियां इसी जगह दी जाती थी। टाइम के साथ यहाँ पर घर बन गया, लेकिन बलि देने की जगह अब भी यही है और हम की तो फैमिली बलि देने के लिए लोगों को इस घर में बुलाते हैं और फिर उन्हें महान सरपेंट के सामने कुर्बान कर देते हैं। मोमो समझ जाती है कि जीजी के पेरेंट्स की भी इन लोगों ने ही बलि चढ़ा दी है। नाकी आगे कहती है कि अच्छा हुआ हमें 3 लोग
मिल गए। आजकल बलि के लिए लोग ढूंढने काफी मुश्किल हो गए हैं। अब अचानक मोमो के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा उसे खा रहा हो। नागी बोलती है कि लगता है महान सरपेंट जाग गए हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है। मोमो अपनी पावर का यूज कर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वह लोग उसे वापस से धक्का मारकर अंदर गिरा देते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हें बाहर नहीं निकलने देंगे और तुम महान सरपेंट के पेट के अंदर ही जाओगी। मोमो फिर से कमरे में धंसने लगती है। तभी ओकरुन और जीजी सोफा उठाकर उन लोगों पर पटक देते हैं और ओकरुन हाथ देकर मोमो को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सोफे के साथ वह दोनों कीतो फैमिली सारे लोग भी उस कमरे के अंदर आ गिरते हैं। वो कमरा अब बहुत ही बड़ा हो गया था और उसके अंदर ढेर सारे घर आ गए थे। जीजी एक घर से लटका हुआ मिलता है और वह एक गहराई खाई में जा गिरता है। वो एक मुलायम सी चीज पर जाके गिरता है और असल में वह एक विशालकाय सांप के ऊपर जा गिरा था जो निकलकर बाहर आ जाता है और उसके इंसानों जैसे दांत होते हैं। कीतो फैमिली उसकी जय जयकार करने लगती है। कहती है आपके दर्शन करके हमें बहुत खुशी हुई और एक पोज में खड़े हो जाते हैं ताकि वह सरपेंट इन्हें भी ना खा ले। नागी कहती है हम इन तीनों को आपके पास बलि देने के लिए लाए हैं। वो बोलती है कि यानी कि वो कहानियां सच थी, यहाँ पर रियली में जायंट सरपेंट एग्जिस्ट करता है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वह कूरागारी है और ओकरुन को याद आता है कि कूरागारी तो बड़े से केचुआ को बोलते हैं और ट्रेन में उसने पढ़ा था कि यह केचुआ इंसानों को खाते हैं और गोबी डेजर्ट में मिलते हैं, पर उसे लगा था कि यह 2-4 फीट ही लंबे हो गए, लेकिन यह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मोमो कहती है यानी यह लोग पिछले 200 साल से केचुआ को बलि चढ़ा रहे थे। वह कोई गॉड नहीं है, एक इंसान खाने वाला केचुआ है। पर वह लोग नहीं सुनते और वहां नाच गाना करने लग जाते हैं और तभी वह केचुआ एक झटके में उन सबको खा जाता है। इन तीनों को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और अब ये लोग क्या करेंगे। इतने बड़ी जीव को तो यह हरा भी नहीं सकते। फिलहाल वह छुपने के लिए एक घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही वह दोनों अपने कान पकड़ लेते हैं और ओकरुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीजी को खाने उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है तो जीजी उसका हाथ पकड़ लेता है और ओकरुन उसे ही मुक्का मार देता है। इसके बाद ओकरुन एक कटर उठा लेता है और अपने आप को ही मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीजी फिर से उसे रोक लेता है और बोलता है कि ये ओकरुन को हो क्या गया है। तभी वहाँ केचुआ यानी कि सूचिनो को इन पर अटैक करता है तो जीजी दोनों को बचा लेता है। जीजी को पता चलता है कि यह मॉन्स्टर किसी चीज के गिरने के साउंड पर ही अटैक कर रहा है, लेकिन इंसानों की आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकरुन और मोमो फिर से खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ऊपर जाने दो। इससे जीजी को याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने भी खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जीजी ने उन्हें भी बचा लिया था और वही हरकतें अब मोमो और ओकरुन कर रहे थे। इधर मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है पर वो टुकड़ा जाके टर्बो ग्रैनी में लग जाता है। टर्बो ग्रैनी जीजी से कहती है जल्दी करो और इन दोनों के हाथों को बांध दो। जीजी तुरंत दोनों के हाथ बांध देता है और पूछता है कि यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि यह सब उस सूचिनोको की साइकिक वेव्स की वजह से हो रहा है। वो साइकिक वेव्स निकालकर घर के अंदर के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। जीजी समझ जाता है कि इन वेव्स की वजह से ही उसके पेरेंट्स का ये हाल हुआ है, लेकिन जीजी पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। अब हम देखते हैं कि मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। जीजी उसके सामने आ जाता है जिससे उसकी एक आग में चोट भी लग जाती है और वह देखता है कि सूचिनोको ने उन्हें ढूंढ लिया था। जीजी अब मोमो, ओकरुन और टर्बो को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और वह इस घर से भी बाहर निकल जाता है। वो सीढ़ियों से फिसल भी जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वो मोमो और ओकरुन को पकड़े रखता है और उनसे कहता है कि होश में आओ तुम लोग। तभी जीजी देखता है कि उनके और सूचिनोको के बीच वह भूत आ गया था जिसे जीजी अपने घर में कई बार देख चुका है। अब मोमो और ओकरुन भी अपने होश में आ गए थे और वह पूछते हैं कि ये चड्डी वाला भूत कौन है। टर्बो ग्रैनी इनसे कहती है कि उसकी आंखों में मत देखना, उसका नाम ईविल आई है। उसकी बुरी नजर लोगों को पागल कर देती है और वह लोग खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, यानी कि सूचिनोको की साइकिक वेव्स और इसकी बुरी नजर एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, जिससे यह लोग अपने होश में आ गए थे। मोमो अब ओकरुन से कहती है कि वह सूचिनोको पर अटैक करे और ओकरुन ट्रांसफॉर्म होकर फुल थ्रोटल अटैक करता है और एक गोली की तरह सूचिनोको की गर्दन को काट देता है, लेकिन उसका सिर वापस से उग जाता है और वो इन पर अटैक करने लगता है। तो यह लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जीजी के सामने वो ईविल आई आ जाता है जिसे वह उसकी आंखों में देख लेता है और हमें ईविल आई की बैक स्टोरी दिखने को मिलती है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ था। यह बच्चा खिड़की से बाहर देखता है कि 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे और डांस कर रहे थे। यह देख उस बच्चे का भी मन होता है और वह कमरे में डांस करने लगता है, लेकिन वह अकेला होता है और भूख और प्यास से पूरी तरीके से सूख गया होता है। इस बच्चे को यहाँ पर कीतो फैमिली ने ही बंद किया था क्योंकि वह ज्वालामुखी में इसकी बलि देने वाले थे। वह लोग इसे खंबे के सामने बांध देते हैं और ज्वालामुखी की आग में यह बच्चा जल जाता है। यह बच्चा मन में सोचता है कि मैं तो बस बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था,
अगली सुबह उसकी बॉडी को कौवे खाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह बच्चा अभी भी जिंदा था। कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है और वह एक आत्मा बन जाता है। इसके बाद वह यहाँ एक फैमिली को देखता है और फैमिली में जो बच्चा था वह इस आत्मा को देख पा रहा था और कुछ दिनों में उस बच्चे के पेरेंट्स मर जाते हैं। कई सालों बाद यहाँ दूसरी फैमिली रहने आती है। उसका बच्चा भी इस आत्मा को देख पा रहा था और थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स भी दुनिया छोड़ देते हैं। अगली फैमिली का बच्चा भी इस आत्मा को देख लेता है और अपने फादर से कहता है कि यहाँ एक भूत है, लेकिन यह उसका यकीन नहीं करते कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। यह आत्मा अब उस बच्चे के सामने नाचने लगता है, यह बताने के लिए कि वह बुरा नहीं है, और फिर इस बच्चे के पेरेंट्स भी दुनिया छोड़ देते हैं। आत्मा नोटिस करता है कि इस घर के नीचे कुछ है और शायद वही इन लोगों को मार रहा है। अब कीतो फैमिली वाले सोचते हैं कि हमें इस बच्चे का क्या करना चाहिए। तो फैमिली हेड बोलती है कि हम इस बच्चे को ज्वालामुखी में डाल करके बलि चढ़ा देंगे। इस घर के साथ इस बच्चे को भी दफना दो। इसके बाद जेसीबी से पूरा घर को मिट्टी में दबा दिया जाता है और यह लोग हर घर के साथ ऐसा ही करते चले गए। इसलिए जीजी का घर इतना ऊंची पहाड़ी पर है क्योंकि उसके नीचे ढेर सारे पुराने घर दबे हुए हैं। वह लोग उस बच्चे को कुर्सी से बांधकर घर के साथ दफन कर देते हैं। आत्मा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वह कुछ भी नहीं कर पाता। फिर यह आत्मा कसम खाता है कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। और इस कसम के साथ ही यह आत्मा से भूत बन जाता है जिसका नाम है ईविल आई। ईविल आई ने जीजी को जकड़ लिया था। मोमो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो जीजी कहता है कि यह भूत बुरा नहीं है, इस बेचारे को भी कीतो फैमिली ने मार दिया था। इसके बाद जीजी सबसे नीचे वाले घर की तरफ जाने लगता है जहां ईविल आई की बॉडी बंधी हुई है। जीजी समझ गया था कि ईविल आई अब तक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बुरी नजर की वजह से सूचिनोको की साइकिक वेव का असर जीजी पर नहीं हो पा रहा था। मोमो देखती है कि यहाँ पर तो सदियों पुराने घर दफन है। जीजी अब उस पहले घर तक पहुंच जाता है जिसके खंबे पर ईविल आई की बॉडी बंधी हुई है। टर्बो ग्रैनी जीजी से कहती है कि उसके पास मत जाना, वह एक भूत है जो इंसानों को पागल कर देता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जीजी कहता है कि यह बिल्कुल हमारे जैसा है और इसने बहुत दर्द सहन किया है। तभी सूचिनो को इन पर बिजली से अटैक करने लगता है और अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड भी निकालता है जो कि बहुत चिपचिपा होता है। वहीं ओकुरुन तो ऊपर पड़ा हुआ होता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, वह हिल भी नहीं पा रहा था। इधर जीजी को ईविल आई अपने वश में करने लगता है। जीजी को ईविल आई का बचपन वाला रूप दिखाई देता है। जीजी उससे माफी मांगता है। ईविल आई कहता है मैं खेलना चाहता हूँ। जीजी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जब तक तुम चाहो तब तक। ईविल आई अब मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था, और अब वह जीजी के शरीर को पूरी तरीके से पजेस करने लगता है जिस कारण जीजी अपना सिर पकड़ के चिल्लाने लगता है। टर्बो कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें ईविल आई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हें फिर बिजली का झटका लगता है और सूचिनो को इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है। वह मोमो को खाने ही वाला था कि जीजी यहाँ आके उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। उसके बाद वह एक लात मार के उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। यह अब जीजी नहीं बल्कि उसके शरीर में ईविल आई होता है और वो कहता है कि आखिरकार मुझे यह शरीर मिल ही गया, अब मैं सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। मोमो पूछती है कि उसे क्या हो गया है तो जीजी उसे लात मार देता है। ईविल आई टर्बो ग्रैनी से बोलता है कि तुम भी तो एक भूत ही हो ना, इंसानों ने तुम्हें अपना गुलाम कैसे बना लिया। टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि जबान संभाल के बात करो वरना मार मार के चटनी बना दूंगी। मोमो जीजी को होश में आने के लिए बोलती है। वो ईविल आई कहता है कि यह शरीर अब मेरा हो चुका है और अब मैं सभी इंसानों को नर्क की सैर करवाऊंगा। और फिर सूचिनो को इन पर फिर से बिजली से अटैक करता है। तभी ईविल आई अपने आसपास एक शील्ड बना के उससे बच जाता है। ईविल आई कहता है कि इस शापित घर में कई सारी आत्माएं फंसी हुई हैं। वो उन सबको मिलाकर एक बॉल बना लेता है और उससे सूचिनो को मारने लगता है। अब सूचिनो को जमीन में छेद करके यहाँ से भाग जाता है। मोमो पूछती है कि ईविल आई ने जीजी को कैसे पजेस कर लिया और उसके पीछे इसका क्या कारण है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है क्योंकि वो लाखों में एक है। तुम्हारी दादी भी तो उसे बार बार जीनियस बुला रही थी। असल में जीजी के शरीर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, यानी कि वह एक बहुत अच्छा वेसल है। अगर टर्बो ग्रैनी का बस चलता तो वह भी उसे पजेस कर लेती। मोमो बोलती है कि जीजी बचपन में तो ऐसा नहीं था। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि सबकी पावर अलग अलग समय पर अवेकन होती है। मोमो की स्पिरिचुअल पावर भी तो हाल ही में अवेकन हुई है। ईविल आई अब उस बॉल से मोमो पर ही अटैक कर देता है। मोमो उसे रोक लेती है लेकिन फिर भी ईविल आई उसे मुक्का मार देता है। इसके बाद ईविल आई उस बॉल को मोमो के चेहरे पर मारने लगता है, लेकिन तभी ओकुरुन यहाँ आकर बीच में अपनी टांग अड़ा देता है और बोलता है कि अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोमो को मुक्का मारने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यह कर ही दिया और मोमो ने भी डेथ वॉर्म को ठिकाने लगा दिया है। पर अब उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है क्योंकि उस शहर का वोल्केनो फट चुका है।
तो क्या मोमो और ओकरून मिलकर वोल्केनो को रोक पाएंगे या वह पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा? तो चलिए जानते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर शहर में वोल्केनो के बारे में वार्निंग दी जाती है और उन सबको अपनी अपनी जगहों को खाली करने के लिए बोला जाता है। तभी यहाँ पर कीतो फैमिली की हेड कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि सरपेंट गॉड ने हमारे दिए गए सेक्रीफाइसेस की वजह से ही इस वोल्केनो को रोक रखा था, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया और सरपेंट गॉड को भी मार दिया। और कहा जाता है कि ड्रैगन जब हेवन की तरफ जाएगा तब एक रेनबो बनेगा और उसके बाद माउंटेन का गुस्सा सारे विलेज को तबाह कर देगा। और अब देखो ऐसे ही पूरा का पूरा विलेज तबाह हो जाएगा और अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तब मोमो सोचती है यह कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि डेथ वॉर्म तो सूरज के सामने आ ही नहीं सकता। तो पुरानी कहानियों में यह क्यों कहा गया कि ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा? तुम सभी लोग बेवकूफ हो। पुरानी कहानी सरपेंट गॉड के बारे में नहीं थी। ड्रैगन का हेवन तक पहुंचने का मतलब है फाउंटेन, और जो फाउंटेन हमने देखा था वह इस चीज का साइन था कि बहुत ही जल्दी वोल्केनो फटने वाला है और लोगों को इसके बारे में पता था और इसी वजह से उन्होंने यह कहानियां छोड़ी थी, पर किसी ने इसे गलत समझ लिया। तब मोमो उस डेथ वॉर्म की बॉडी को उठा लेती है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से कीतो फैमिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब मोमो नीचे की तरफ भागने लग जाती है क्योंकि वो डेथ वॉर्म की बॉडी को उस फाउंटेन तक पहुंचाना चाह रही थी जिस फाउंटेन को उसने नहाते हुए देखा था। तब कीतो फैमिली भी मोमो के पीछे पड़ जाती है ताकि वह उसे रोक सके, क्योंकि मोमो सरपेंट गॉड को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट कर रही थी। पर मोमो उनकी कोई बात नहीं सुनती और उसे डेथ वॉर्म की बॉडी के एक हिस्से को फाउंटेन के ऊपर लगा देती है और वापस डेथ वॉर्म के मुंह की तरफ जाने लग जाती है और कहती है अगर इस वोल्केनो का मैग्मा पूरे विलेज को तबाह कर देगा तो इस कीतो फैमिली की स्टोरी सच हो जाएगी, जिस वजह से मुझे किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। तब मोमो उसे डेथ वॉर्म के मुंह को उठा लेती है ताकि वो उस डेथ वॉर्म को एक बड़ी पाइप की तरह यूज कर सके और हम देखते हैं कि पानी की वजह से डेथ वॉर्म का लिक्विड उसके मुंह से बाहर आने लग जाता है। तब मोमो उस लिक्विड के जरिए मैग्मा को फैलने से रोकने लग जाती है, पर उस मैग्मा से बहुत बड़ा एरिया इफेक्ट हो चुका था और जंगल में आग भी लग चुकी होती है। तब कीतो फैमिली की हेड मोमो को एक जोरदार लात मारती है और कहती है हमारे सरपेंट लॉर्ड की इस तरह से इंसल्ट मत करो। मोमो कहती है कि मैं बस लावा को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ। तब कीतो फैमिली की हेड कहती है इस लैंड को हम प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो किसी आउटसाइडर को आकर ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब मैं तुम्हें ह्यूमन सेक्रीफाइस के तौर पर उस वोल्केनो के अंदर फेंक दूंगी ताकि यह वोल्केनो के देवता शांत हो सके। तब मोमो कहती है कि रुको जरा, तुमने तो बहुत जल्दी अपने भगवान को चेंज कर दिया। क्या तुम्हें अपने सरपेंट गॉड की अब कोई फिक्र नहीं है? तब कीतो फैमिली के सारे लोग मोमो पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर तभी उन्हें रोकने के लिए वही मंदिर का प्रीस्ट आ जाता है जिसका नाम मोंजिरो होता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे मास्टर की पोती हो, तो इसलिए मुझे माफ कर देना, मैं इतना लेट आया। और दरअसल पिछले हफ्ते मास्टर का फोन आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, पर इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फोन कट कर दिया। और जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे याद आया कि इस हफ्ते तो सिर्फ तुम ही यहाँ पर आई हो, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम मास्टर की ग्रैंड डॉटर हो। अब कीतो फैमिली मोंजिरो पर हमला कर देती है और मोंजिरो उन सबका ध्यान रखते हुए मोमो को अपना काम पूरा करने के लिए कहता है। तब मोमो फिर से डेथ वॉर्म की बॉडी को उठाकर लावा को ठंडा करने का काम करने लग जाती है, बट इस बार उसे वह बॉडी काफी ज्यादा भारी लग रही होती है। लेकिन तभी इविल आई की बॉल उसे डेथ वॉर्म की बॉडी को तबाह करने लग जाती है और साथ ही साथ कीतो फैमिली के मेंबर्स पर भी अटैक कर देती है और इविल आई मौका पाकर कीतो फैमिली के हेड पर हमला कर देता है, जिससे कीतो फैमिली की हेड का हाथ टूट जाता है। और जैसे इविल आई उस पर दोबारा हमला करने लग जाता है वैसे ही मोमो उसे बचा लेती है। तब मोंजिरो इविल आई से लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर वो भी उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर पाता, जिस वजह से मोमो को उसे बचाना पड़ता है। अब इविल आई कहता है कि आखिरकार तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें ही मार देना चाहिए। मोमो कहती है कि चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे तो तुम सबको मार दोगे और ऊपर से मैं जीजी को ऐसे मर्डरर बनते हुए नहीं देख सकती। और एक मिनट, ओकरून कहाँ पर है? आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया? इविल आई कहता है मैं बस उसी चीज के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और इस टाइम में मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तभी मोंजिरो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसे बदल जाएंगी, यह बंदा तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी कीतो फैमिली की हेड कहती है यह सारी तुम्हारी गलती है। लेकिन तभी मोमो कहती है कि इस टाइम इन सब चीजों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमें सबसे पहले इसका कुछ करना पड़ेगा। तभी वो तीनों इविल आई के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इविल आई भी उन पर हमला कर देता है। तभी मोमो सबको झुकने के लिए कहती है और इविल आई की बॉल से बचा लेती है, पर वो खुद खतरे में पड़ जाती है, जिससे कि मोंजिरो उसे लात मारकर बचा लेता है। तब कीतो फैमिली की हेड इविल आई पर हमला कर देती है
पर इविल आई को कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही इविल आई टीतो फैमिली के हेड पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही मोमो उसे बचा लेती है। तब मोमो मोंजिरो की मदद से इविल आई को पकड़ लेती है, पर इविल आई की बॉल मोमो की साइकिक पावर को तोड़ देती है और इविल आई मोंजिरो पर हमला करके मोमो पर भी अटैक कर देता है। अब मोमो अपनी साइकिक पावर्स यूज नहीं कर पा रही होती है और जैसे ही इविल आई का हमला उस पर पहुंचने लगता है, वैसे ही वहां पर एंट्री हो जाती है हमारे बॉक्सर एलियन कापा की, जो उसे एक मुक्का मारता है और इविल आई को बॉक्सिंग करते हुए पीछे धकेल लेता है। तभी मोमो को कुछ समझ नहीं आता और तभी वहां पर एक यूएफओ को रोशनी आती है, जिसमें तारो और मोमो की ग्रैंड मां सेको नीचे उतर रहे होते हैं और उस कापा का बेटा उनकी एंट्री के लिए गाना गाना स्टार्ट कर देता है। तभी तारो और सेको धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और सभी लोग उनकी एंट्री को चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी सेको नीचे छलांग मार देती है और कापा के साथ मिलकर इविल आई पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर इविल आई अपनी बॉल की मदद से कापा को दूर फेंक देता है और तभी सेको और इविल आई के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें से इविल आई का कोई भी हमला सेको को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी कापा भी बीच में आने की कोशिश करने लग जाता है, पर इविल आई उसे फिर से बॉल की मदद से दूर फेंक देता है। तब सेको और इविल आई के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों का ही हमला एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। तभी ग्रैंड मां तारो को भागने के लिए कहती है, जिस वजह से वह अपना पिछवाड़ा ऊपर करके पूरी रफ्तार से भागना स्टार्ट कर देता है और वो जैसे ही इविल आई के पास पहुंचता है, तभी इविल आई उसे एक जोरदार मुक्का मारकर उसके परकच्चे उड़ा देता है। पर हमें पता चलता है कि यह सारा गेम सेको का है, क्योंकि उन्होंने तारो की बॉडी के अंदर एक तेल सीमेंट लगाया होता है ताकि वह इविल आई को कैद कर सके। तभी मोंजिरो मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तारो की बॉडी इविल आई के ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाती है और इविल आई तारो के अंदर कैद हो जाता है। अब यहाँ पर ये लोग यूएफओ की मदद से डेथ वॉर्म की बॉडी को उठा लेते हैं ताकि सारे लावा को ठंडा किया जा सके और यहाँ पर सेको मोंजिरो की क्लास लेना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पर फिर भी तुमने यह सब कुछ होने दिया। मोंजिरो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, पर इसमें सारी की सारी गलती आपकी है, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने मुझे यह बताया ही नहीं कि आखिरकार करना क्या है, और आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि मैंने इतनी सी इन्फॉर्मेशन से यह सब कुछ कर दिया। सेको कहती है कि यह तो मानना पड़ेगा कि तुमने काम तो अच्छा किया है, पर हाँ, तुम्हें तारो का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि हम उसकी वजह से ही इविल आई को कैद कर पाए। तो तारो कहता है कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था और अब मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स का क्या करूं। सेको कहती है कि तुम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक थैले में भरकर घर ले जाना। और मोमो आखिरकार टर्बो ग्रैनी और ओकरून कहाँ पर है, लेकिन वह देखती है कि वहां पर तो मोमो है ही नहीं, क्योंकि वह ओकरून को बचाने के लिए भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वह अपनी साइकिक पावर्स का यूज नहीं कर पा रही होती है, जिस वजह से कापा अपनी बॉक्सिंग की पावर यूज करके सारे के सारे मलबे को हटा देता है। और वो लोग देखते हैं कि जिस गड्ढे में ओकरून होता है वहां पर मैग्मा भर चुका है। तब मोमो कापा के बेटे को डेथ वॉर्म का लिक्विड उस मैग्मा के ऊपर डालने के लिए कहती है, लेकिन कापा कहता है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो। यह कहती है कि मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन यह कहता है कि यह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मोमो कहती है कि मुझे पता है, पर मैंने ओकरून से वादा किया था कि मैं उसे बचाने जरूर आऊंगी, लेकिन कापा उसे रोकने लग जाता है और उसका बेटा भी मोमो को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन तभी कापा का बेटा यूएफओ की मदद से उस मैग्मा को उस गड्ढे से बाहर निकाल देता है और डेथ वॉर्म के लिक्विड की मदद से उसे ठंडा कर देता है, जिस वजह से मोमो मैग्मा को ठंडा होते ही उस मैग्मा को चीरने लग जाती है। और हम देखते हैं कि ओकरून और टर्बो ग्रैनी अभी भी जिंदा होते हैं और यह देख के मोमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ओकरून कहता है, अगर मैंने टर्बो ग्रैनी को बचाने की कोशिश ना की होती तो मैं भी मारा जाता। जिस रूम के अंदर हम थे वो रूम डेथ वॉर्म के लिक्विड की वजह से ढका हुआ था और इसी वजह से मैग्मा अंदर नहीं आ पाया। लेकिन एक मिनट, जीजी कैसा है, कहीं वो मैग्मा के अंदर ही तो नहीं फंस गया। लेकिन यह कहती है कि चिंता मत करो, वो किसी तरह से बाहर आ गया था। ओकरून कहता है, चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहता है, पर मोमो मुझे माफ कर देना, मैंने कहा था कि मैं जीजी का ध्यान रखूंगा, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया। तभी ओकरून डेथ वॉर्म के लिक्विड की वजह से फिसल जाता है और मोमो के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से वो मोमो से माफी मांगने लग जाता है। लेकिन तभी मोमो उसे हक कर लेती है और उसी से सॉरी बोलने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगी, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई और शुक्र है कि तुम जिंदा हो। और इसी के साथ मोमो फूट फूट कर रोने लग जाती है एंड ओकरून को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड गाइस, यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस लाता रहता है। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।
तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेइको ने आखिरकार इविल आई को पकड़ ही लिया, पर अब सवाल यह उठता है कि क्या ये लोग जीजी को इविल आई से दूर कर पाएंगे या फिर इविल आई फिर से इन सबकी बैंड बजा देगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब सेइको सबके साथ मिलकर इविल आई को शांत करने के लिए मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही वह मंत्र खत्म हो जाते हैं वैसे ही वह लोग चेक करते हैं कि इविल आई शांत हुआ कि नहीं, पर उन मंत्रों का इविल आई के ऊपर कोई असर नहीं होता, जिस वजह से यह लोग वापस से पूजा स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही इस प्रोसेस को बार बार दोहराने लग जाते हैं, जिस वजह से उन्हें हार मानकर वापस अपने शहर आना पड़ता है। अब यहाँ पर सभी लोग मिलकर खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आयरा इस बात से गुस्सा हो जाती है कि कोई भी उसे साथ लेकर नहीं गया, जिस वजह से वो और मोमो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आयरा काप्पा से पूछने लग जाती है कि आखिरकार वह अर्थ पर वापस क्यों आया। यह बताता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश था कि तुम लोगों ने मुझे गाय दी थी, पर उसने वापस जाकर दूध ही नहीं दिया, जिस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और वैसे भी हमारा प्लेनेट काफी ज्यादा भरा हुआ है, जो कि ऑक्सीजन को डायरेक्ट हमारी लंग्स में भेज देता है, और इसी वजह से वह काउ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि मेरे बेटे को दूध की सख्त जरूरत है, तो हमें अर्थ पर आना पड़ा और अब हम यहीं रहने वाले हैं। तभी ओकरुन यह सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ऑक्सीजन सीधे कापा के लंग्स में चली जाती है, जिस वजह से वो उससे सवाल पूछने लगता है। अब यहाँ पर सेइको मोंजिरो से इविल आई को एक्सोरसाइज करने के लिए अलग अलग लोगों को लाने के बारे में बातचीत कर रही होती है, पर अभी उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला होता है। सेइको कहती है मुझे जीजी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और लगता है इसे थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही रहना पड़ेगा, बट अगर हम हायाशी को परफॉर्म भी कर लेंगे तो क्या हम इसे सच में इविल आई से दूर कर पाएंगे। अब इविल आई की बात तो फिर भी अलग होती है, पर जीजी का स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम इन्हें सेपरेट भी कर पाएंगे या फिर नहीं, और अगर हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं तो भी जीजी पर कोई न कोई असर तो रह ही जाएगा। तभी तारो यह गरम गरम चीज उठाकर खा लेता है और अंदर जीजी को वो चीज काफी ज्यादा गर्म लगती है, जिस वजह से वह चीखने लग जाता है और वो मोमो को बुलाने लगता है, बट किसी को भी उसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इविल आई जीजी की वॉइस का इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे रहा है, जिस वजह से सभी लोग सीरियस हो जाते हैं। पर टर्बो ग्रैनी अभी भी खाना खाने में व्यस्त होती है। अब तारो जैसे ही अपने फेस की सील को हटाता है, वैसे ही वो लोग देखते हैं कि जीजी पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। जीजी कहता है कि मोमो ओकरुन शुक्र है तुम लोग ठीक हो, और मुझे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, और आंटी आप भी यहीं पर हो, शुक्र है आप पहले जैसे ही ब्यूटीफुल हो। मोमो कहती है कि यह तो पक्का जीजी है। सेइको कहती है चलो मोमो जरा ठंडा पानी लाओ। तो ग्रैंडमा जैसे ही जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंकती है, वैसे ही वह दोबारा इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से ग्रैंडमा उसके ऊपर वापस से गर्म पानी फेंक देती है और वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। पर टर्बो ग्रैनी को इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वह तो बस अपने खाने पर फोकस कर रही होती है। तभी सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ जाती है और जीजी सबको चिढ़ा रहा होता है, जिस वजह से मोमो उसे कूट देती है। अब सेइको कहती है तारो तुम अब से 10 बजे के बाद हाना से नहीं मिल सकते, और हाँ जीजी ओकरुन और मोमो मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पता होता कि इविल आई वहाँ पर है तो मैं इस सिचुएशन को खुद संभालती, क्योंकि यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तभी टर्बो ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम सच में इविल आई को रोक सकती थी। इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट है जो कि गॉड लेवल जितना ताकतवर होता है, और अगर इविल आई कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को पोजेस कर लेता तो वह ह्यूमन पागल हो जाता और बहुत जल्दी मारा जाता, जिस वजह से यह स्पिरिट सिर्फ हाई स्पिरिचुअल पावर वाले ह्यूमंस को ही पोजेस करती है ताकि वो एक अल्टीमेट वेसल बन सके। पर जो इविल आई हमारे सामने है वो इस टाइम न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिस वजह से हम बहुत बड़े डेंजर से बच गए हैं। लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखना, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी रोक पाएगा। सेइको कहती है तो ठीक है, अब से जीजी तुम हमेशा किसी ना किसी के साथ रहोगे, और हाँ जब तक हम एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर रहे थे तब तक इस सिटी को मत छोड़ के जाना, तो क्योंकि इस सिटी के बाहर हम अपने बैरियर की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और तारो का बैरियर भी ज्यादा देर तक इविल आई को कंटेन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हम इस हॉट वाटर थर्मस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए तुम लोग इसे अपने पास ही रखना, ताकि जब भी जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो तो तुम उसके ऊपर पानी फेंक सको। और हाँ जीजी तुम ठंडे पानी से अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि एक बूंद भी तुम्हें इविल आई में कन्वर्ट कर सकती है। तो अब रात को सभी लोग घर वापस जाने लग जाते हैं, और हमें पता चलता है कि कापा पास के ही एक डेयरी फार्म में रह रहा होता है ताकि उसे दूध आसानी से मिल सके, और सेइको ने ही उसकी इसमें मदद की थी। तभी ओकरुन कापा से उसके यूएफओ के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद कापा अपना असली नाम बताता है जो कि होता है पेनीविनी, और फिर तभी यह अपने यूएफओ में बैठकर बस बाजू के ही डेयरी फार्म में उतर जाता है। अब अगले दिन सभी लोग जीजी के पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल जाने लग जाते हैं, क्योंकि सेइको ने उन्हें इसी सिटी में ट्रांसफर करवा लिया है। तब मोमो और ओकरुन का हार्ट टच
टच हो जाता है, जिस वजह से ओकरुन शर्माते हुए उससे माफी मांगने लग जाता है। पर मोमो उसे इस बात की फिक्र ना करने के लिए कहती है और उसके हाथ को दोबारा से नीचे रखने के लिए कहती है। तब मोमो धीरे धीरे ओकरुन का हाथ पकड़ने लग जाती है, जिससे कि दोनों की धड़कनें तेज होने लग जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा इनका लव एंगल दिखाया जाता है। तभी ओकरुन कहता है कि आखिरकार तुम यह क्या कर रही हो। यह कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओकरुन कहता है कि मेरा मतलब तुम्हारे हाथों से था और मुझे नहीं पता कि यह कौन सी गेम है और इसके रूल्स क्या है। मोमो भी डिनाई करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी उनके इस प्यार भरे मोमेंट को जीजी खराब कर देता है और वो दोनों डर कर शर्माना शुरू कर देते हैं। और सेiko ये सब नोटिस कर लेती है पर कुछ भी कहती नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीजी यहाँ पर अपने पेरेंट्स से मिलकर रोना स्टार्ट कर देता है। तभी टीवी में वोल्केनो के इरप्शन के बारे में न्यूज आ रही होती है और सभी लोगों को उससे दूर रहने के लिए कहा जाता है। तब हमें यह भी पता चलता है कि कीतो फैमिली को मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया है, पर उनकी हेड कहीं भाग गई होती है जिसे पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। तभी यहाँ कीतो फैमिली की हेड पुलिस से बचते हुए एक जंगल में आ जाती है और कहती है मैंने उसे बड़ा करने में 200 साल लगा दिया और उन्होंने ऐसे ही उसे तबाह कर दिया, मैं उस मोमो को छोड़ूंगी नहीं। तब हमें पता चलता है कि कीतो फैमिली की हेड असल में एक एलियन होती है जो कि अब मोमो से बदला लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ स्कूल जाते हुए मोमो और ओकरुन फिर से मिल जाते हैं। ओकरुन पूछता है कि जीजी कैसा है और हाँ वो एक्सोर्सिज्म कब होगा। मोमो बताती है कि जीजी अभी ठीक नहीं है क्योंकि इविल आई पर बैरियर का ज्यादा असर नहीं हो रहा है और मुझे नहीं पता कि वो एक्सोर्सिज्म कब होगा क्योंकि वो एक हायाशी परफॉर्मेंस की तरह होता है जो कि फेस्टिवल पर परफॉर्म किया जाता है और यह इसलिए किया जाता है ताकि इविल आई को एंटरटेन करके आसानी से बाहर निकाला जा सके। पर अभी कोई भी उसे परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है अगर तारो का बैरियर इविल आई के अगेंस्ट काम नहीं करेगा तो फिर हमें उससे फिर से लड़ना पड़ेगा। और वह ओकरुन से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो की सहेलियां आ जाती हैं जो कि उनकी बातों को डिस्टर्ब कर देती हैं और उन्हें यह बताती है कि ये न्यूज़ में कहा जा रहा है कि वोल्केनो के पास यूएफओ को देखा गया था। लेकिन मोमो और ओकरुन के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अब ये लोग स्कूल चले जाते हैं और यहाँ आयरा अपनी क्लास में एंटर नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसने मोमो के खिलाफ रूमर्स फैलाए थे। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और आयरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब आयरा कहती है कि क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास के सामने मेरे साथ ऐसे बात करने की, तुम्हारे साथ फ्रेंडली होने से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। बट ओकरुन तुम्हारी बात अलग है, तुम जब चाहो मेरे से बात कर सकते हो। तुम बताओ आखिरकार तुम्हें किस बारे में बात करनी थी। तब मोमो कहती है ओकरुन और आयरा मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे घर पर रात बिताओ, मतलब कि मेरे घर पर एक स्लीप ओवर करो। इस टाइम ग्रैनी साइको और मोंजिरो जीजी पर नजर रखे हुए हैं पर वो 24 घंटा ऐसा नहीं कर सकते, जिस वजह से हम तीनों ही रात को बारी बारी से उस पर नजर रखेंगे ताकि उन्हें भी रेस्ट मिल सके। तब आयरा और ओकरुन शर्माते हुए उस बात को मान लेते हैं और मोमो आयरा से पूछने लगती है कि कहीं उसके दोस्तों के साथ उसके कोई और प्लान तो नहीं है। जिस बात को सुनकर आयरा उदास होकर वहां से चली जाती है। तब मोमो उसे समझाती है कि अगर उसके वहां होने से उसके दोस्तों के और उसके बीच में दरार पड़ती है तो आयरा को उनके साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए आयरा मना कर देती है और उसे बताती है कि यह सारी गलती उसी की थी तो वही इस चीज को फेस करेगी। अब यहाँ तारो का बैरियर इविल आई पर काम करना बंद हो जाता है, जिस वजह से तारो अपनी बॉडी को जीजी के ऊपर से हटा देता है। अब यहाँ पर मोमो ओकरुन और आयरा भी घर वापस आ जाते हैं और बेचारा तारो अपनी बॉडी को अपने सिर की तरफ बुला रहा होता है और तभी आयरो को देखकर जीजी लट्टू हो जाता है और उसकी सारी बातें मानना स्टार्ट कर देता है। और तभी सेको सबको गर्म पानी से भरा हुआ थर्मस दे देती है और सबको खाना खाने के लिए कहती है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैनी साइको ओकरुन को सॉस पास करने के लिए कहती है, जिस वजह से उस सॉस की एक बूंद टेबल पर गिर जाती है पर लकीली जीजी पर नहीं गिरती। तभी ग्रैंडमा दूसरा सॉस मांगती है, लेकिन इस बार उस सॉस की एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि वह तुरंत इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे टेबल को उठा के फेंक देता है। और तभी वहां पर इविल आई के ऑरा का एक ब्लास्ट होता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और ऐसे ही एनिमेस का कंटेंट आप देखना चाहते हो तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहां से देख सकते हैं। अब इविल आई के रैम्पेज के बाद जैसे तैसे इन लोग इसे कंट्रोल में ले आते हैं। अब जीजी दोबारा से ठीक हो चुका है पर अभी भी उसे ठंडे पानी से दूर रहने की जरूरत है क्योंकि वह ठंडे पानी गिरते ही इविल आई में ट्रांसफॉर्म होकर सबको मार डालेगा। तो अब क्या ओकरुन और उसके साथी जीजी को ठीक करने का रास्ता ढूंढ पाएंगे या फिर जीजी उससे पहले ही इविल आई में कन्वर्ट होकर इन सबको मार डालेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। अब जीजी एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और
उसका नेगेटिव ऑरा ब्लास्ट होता है और वह सब पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर मोमो सही टाइम पर उस पर गर्म पानी फेंककर उसे नॉर्मल कर देती है, जिससे कि वह सभी लोग बच जाते हैं। पर हम देखते हैं कि इविल आई की वजह से उनका पूरा घर बुरी तरीके से तबाह हो चुका है और तभी टर्बो ग्रैनी और आयरा जीजी को डांट लगा रहे होते हैं और तभी जीजी ओकरुन पर हमला करने के लिए उससे माफी मांगने लगता है, जिसके लिए ओकरुन मान भी जाता है और उसे माफ कर देता है। अब सही को कहती है कि चीजें सच में हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। मोमो कहती है कि हम हर टाइम जीजी को लेकर केयरफुल नहीं हो सकते। तभी सही को कहती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल तक हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। और तभी वहाँ पर कुछ अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं जो कि अजीब तरह से पोजेस करने लग जाते हैं। तभी सही को उन्हें वापस भेज देती है और वह लोग वापस चले जाते हैं। तभी यह कहती है कि आखिरकार हयाशी कब आएंगे, और वैसे भी हमें एक फॉर्मेशन बनानी चाहिए क्योंकि आयरा तो अपनी जगह पर बैठ ही नहीं रह सकती। और तभी आयरा और मोमो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तभी वह अजीब से दिखने वाले बंदे वापस आ जाते हैं, क्योंकि असल में हयाशी ग्रुप के ही लोग होते हैं और वो आके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि हयाशी ग्रुप इतने रॉक एंड रोल टाइप के दिखते हैं। तभी हयाशी ग्रुप अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करने लगते हैं। ये कहती है कि जैसा मैंने इनके बारे में सोचा था यह बिल्कुल भी वैसे नहीं है और ये लगता है इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मोमो कहती है कि क्या ये लोग स्पिरिट मीडियम्स है। तभी सेइको कहती है कि नहीं, ये स्पिरिट्स को तो सेंस भी नहीं कर सकते, पर इनकी परफॉर्मेंस सच में बहुत खतरनाक होती है। और वैसे भी अगर यह स्पिरिट्स को सेंस नहीं कर सकते तो एक्सोर्सिज्म के दौरान इविल स्पिरिट इन्हें तंग भी नहीं करेंगी। और तभी हयाशी ग्रुप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने लगते हैं और यहाँ सेइको भी एक्सोर्सिज्म के लिए सारी तैयारी कर लेती है और तभी हयाशी ग्रुप बिल्डअप करने लगता है, जिस वजह से मोमो और ओकरुन एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके लिए चेयर करने लग जाते हैं। हयाशी ग्रुप अपना रॉक बैंड स्टार्ट कर देते हैं जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सभी लोग झूमने लग जाते हैं और इसे एंजॉय करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर मौजूदा सारी आसपास की स्पिरिट भी हयाशी ग्रुप के गाने को सुनकर वहाँ पर आ जाती है और उनके गाने के साथ झूमने लगते हैं। अब जीजी जो कि यहाँ पर लेटा होता है उसे इविल आई की यादें दिखाई देने लगती है, जिस वजह से वो एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए कहता है। तभी सेइको मोमो को अपनी साइकिक पावर से जीजी को पकड़ने के लिए कहती है और जैसे ही मोमो उसको पकड़ती है वैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर से इविल आई की स्पिरिट लिंक हो जाती है, जिस वजह से उसे इविल आई की भी यादें दिखाई देने लग जाती है। और वह कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैंने इसके साथ वादा किया है कि मैं इसके साथ खेलूंगा, क्योंकि यह तो बस किसी के साथ खेलना चाहता था और यह हमेशा से कैद था। पर इसने सपना देखा था कि कभी ना कभी यह किसी ना किसी के साथ खेलेगा, पर अब जब यह आजाद हुआ है तो यह फिर से मरने वाला है। तो यह सच में बहुत ज्यादा सैड है, तो प्लीज इसे मत मारिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कोल्ड वाटर से दूर रहूंगा, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तभी सेइको उठकर एक्सोर्सिज्म को बंद कर देती है। वह कहती है कि यहाँ पर अब कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं होगा, क्योंकि इविल आई को अपनी फैमिली में मैं ज्वाइन करवाने वाली हूँ, जिससे सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। मोमो कहती है कि ग्रैंडमा अब सच में ऐसा करने वाली है। सेइको कहती है कि तुमने जीजी की बात सुनी है ना, और अब मुझे अच्छा लग रहा है कि वह ऐसा करना चाहता है। तभी आयरा कहती है तो क्या अब हमें इसका ध्यान हमेशा के लिए रखना होगा? बट एक मिनट, मैं अपना प्रीशियस टाइम इसकी सेल्फिशनेस के कारण नहीं वेस्ट करूंगी। तभी ओकरुन कहता है चलो ठीक है, अब मैं खुद सीखूंगा कि इविल आई को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर मैं ताकतवर होकर ऐसा कर पाऊंगा तो हमें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जीजी ट्रांसफॉर्म होगा तब मैं इसे संभाल लूंगा। आयरा कहती है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों करोगे, और तुम ऐसा करने पर रात में चैन की नींद भी नहीं ले पाओगे, ऊपर से तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। यह कहता है कि जीजी मेरा दोस्त है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। तब मोमो भी जीजी की मदद करने के लिए मान जाती है और आयरा भी इसके लिए रेडी हो जाती है, जिस वजह से वो और मोमो फिर से आपस में झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जीजी ओकरुन को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से जीजी इविल आई में कन्वर्ट होकर ओकरुन को एक जोरदार मुक्का मार देता है और कड़ी मशक्कत के बाद यह लोग वापस से इसे कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ हयाशी ग्रुप भी अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग देखते हैं कि उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, जिस वजह से वो कार्डबोर्ड लगाकर उस पूरे घर को ढक देते हैं। अब यहाँ पर सेइको जीजी को सीधा बैठने के लिए कहती है और उसे ऐसा इमेजिन करने के लिए कहती है जैसे उसके हेड और फिंगर टिप्स से लेजर बाहर आ रही हो, क्योंकि इस तरह वो अपने अंदर की पावर को कंट्रोल कर पाएगा। और यहाँ मोमो ने भी इसी तरीके से अपनी पावर को कंट्रोल किया होता है, जिस वजह से जीजी को याद आता है कि मोमो बचपन में अजीब सा स्टेप इसीलिए किया करती थी, तो इसीलिए अब मोमो साइकिक पावर का इस्तेमाल अच्छे से कर पा रही है। सेइको बताती है कि इस पोज की वजह से ची बाहर आने लग जाती है और जब तुम इस स्टेट के अंदर एंटर कर जाते हो तब तुम भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर सकते हो। वह बताती है कि जीजी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अगर तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे तो शायद तुम अकेले ही इविल आई को रोक सकते हो। अब यह सब लोग सो जाते हैं और रात को जीजी बाथरूम करने अकेला चला जाता है, जिस वजह से ओकरुन भी उसके पीछे चला जाता है ताकि वह इविल आई में कन्वर्ट ना हो। और ओकरुन उसे याद दिलाता है कि उसे गर्म पानी से ही हाथ धोने हैं। और तभी मोमो भी इन्हें देखने के लिए उठ जाती है। तब ओकरुन और जीजी उसे बताते हैं कि सब कुछ ठीक है और एक थम्स अप देते हैं, जिस वजह से वह दोबारा सोने चली जाती है। तब वापस जाते हुए ओकरुन और जीजी देखते हैं कि घर में कुछ कार्डबोर्ड अलग हो चुके हैं, जिस वजह से ठंडी हवा अंदर आ रही है, जिसे ओकरुन बंद कर देता है और यह कहता है कि मुझे माफ कर दो ओकरुन, यह सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। ओकरुन कहता है
कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। और जब मुझे टर्बो ग्रैनी ने पजेस कर लिया था तब मैंने भी मोमो की फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान किया था, पर इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जिस वजह से मैंने तय किया कि मैं इन्हें रहने का और कपड़ों का खर्च वापस कर दूंगा। पर ग्रैनी सईको ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा अगर मैं सच में इस चीज का रीपे करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे किसी की मदद करनी होगी जिसे सच में मदद की जरूरत है। जीजी कहता है कि आंटी सच में बहुत ज्यादा औसम है। अब अगले दिन आयरा सबसे पहले उठ जाती है क्योंकि वह टेंशन फ्री होकर सोई थी और अच्छे से तैयार होकर वह खाने की टेबल पर चली जाती है, जहाँ पर ओकरुन, जीजी और मोमो अभी भी नींद में होते हैं। तब आयरा ओकरुन को खाना देने लगती है, जिस वजह से मोमो भी आयरा से खाना मांगने लग जाती है, पर आयरा इसके लिए मना कर देती है और वह दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद यह तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मोमो और आयरा ओकरुन के सामने एक दूसरे की बुराइयां कर रही होती है। और यहाँ स्कूल जाकर मोमो अपने दोस्तों को बताती है कि उसके घर की बहुत बुरी हालत हो चुकी है और इस कारण से उसके घर को पूरी तरीके से रीबिल्ड करना होगा, जिसके लिए उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तभी मोमो को बताती है कि उनकी एक क्लासमेट ट्रेरिना किसी को पार्ट टाइम हेल्प के लिए ढूंढ रही है, जिस वजह से मोमो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। बट तामिके कहती है कि मोमो मुझे नहीं लगता कि तुम यह काम कर पाओगी, क्योंकि तुम बहुत जल्दी ही बॉस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती हो। तब मोमो कहती है अरे वो तो मैं इसलिए लड़ती हूँ क्योंकि मुझे अनरीजनेबल चीजें पसंद नहीं आती, और वैसे भी अब चिंता मत करो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ तो इसलिए मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। और यह सुनते ही तामिके और मोको को आइडिया आता है, जिस वजह से वह ओकरुन से मिलने चली जाती है और वह ओकरुन को बताती है कि मोमो पार्ट टाइम जॉब करने चली गई है, जिस वजह से ओकरुन को अब उनके साथ एक डेट पर चलना पड़ेगा, पर ओकरुन इसके लिए मना करने लग जाते हैं। तब तामिके और मोको ओकरुन को जबरदस्त अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और उसे बताते हैं कि यह डेट नहीं है, बस वह लोग साथ बैठकर चाय पियेंगे। अगर हम साथ चाय पियेंगे तो उसे हम डेट नहीं कहेंगे। ओकरुन कहता है कि अगर हम साथ में चाय पियेंगे तो उसे हम डेट ही कहेंगे। बट ये कहती है तो इसका मतलब यह है अगर मोमो और जीजी एक साथ चाय पियेंगे तो उसे भी डेट कहेंगे ना। यह कहता है बिल्कुल भी नहीं। यह लोग कहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो और हमारे साथ चलो। अब वो लोग ओकरुन को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोमो पार्ट टाइम जॉब करने आई होती है और ओकरुन को देखते ही वह शर्माने लग जाती है, जिस वजह से ओकरुन वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और मीको और मोको उसे फिर से पकड़ लेती है। एंड गाइस इसी के साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जीजी की रिक्वेस्ट पर सेइको ने इविल आई को मारने से सबको रोक लिया था, पर अब जीजी को अपनी स्पिरिट एनर्जी से इविल आई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या अब जीजी इविल आई को कंट्रोल कर पाएगा या फिर इविल आई उसी पर कब्जा करके सबको मार डालेगा? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ रेस्टोरेंट में मोमो को शर्म आ रही होती है और उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए और ज्यादा प्यार से बात करने के लिए कह रही होती है। तब मोमो ओकरुन को बहुत प्यार से बुलाती है, जिससे कि ओकरुन का पूरा फ्यूज ही उड़ जाता है। अब मोमो की सहेलियां अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करने लग जाती हैं और ओकरुन से पूछती हैं क्या तुम कुछ नहीं पियोगे? यह कहता है क्यों नहीं, मैं जरूर पीऊंगा, क्योंकि मोमो इतनी ज्यादा मेहनत जो कर रही है। अब मोमो सभी के लिए चाय बनाने लग जाती है, जिस वजह से उसे रेस्टोरेंट्स के रूल्स के हिसाब से उस चाय को बड़े प्यार से बनाने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से उसकी सहेलियां उसकी टांग खींच रही होती है और लास्ट में वो सब अपने हाथ से दिल बना के इकट्ठे फोटो खिंचवाते हैं, जिस वजह से ओकरुन और मोमो की बुरी तरीके से बैंड बज चुकी होती है। और तभी वह लोग सभी रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं, जहाँ मोमो अपनी सहेलियों को डांटने लग जाती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। तब वो दोनों ओकरुन को भी अपने साथ ले जाने लगती है, पर ओकरुन वहां पर रुकना चाह रहा होता है, जिस वजह से यह दोनों ओकरुन को उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी ओकरुन कहता है कि तुम्हारे काम पर ऐसे आने के लिए मुझे माफ कर देना। मोमो कहती है कि अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो तो यहाँ पर दोबारा मत आना। ओकरुन मोमो से कहता है मोमो आखिरकार तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होने वाली है? यह बताती है कि वो तो 10 बजे खत्म होगी। ये कहता है तो ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, क्योंकि एक लड़की का रात में घर जाना डेंजरस हो सकता है। यह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैं ताकतवर हूँ और कोई मेरा क्या ही कर लेगा, जिस वजह से ओकरुन वहां से जाने लग जाता है और मोमो को यह देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी मोमो फिर से अपने काम पर वापस चली जाती है, जहाँ पर वो जबरदस्ती स्माइल करके कस्टमर्स को हैंडल कर रही होती है, पर उसका बुरा हाल हो चुका है, जिस वजह से वह शिफ्ट एंड होने का इंतजार कर रही होती है। और जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है वह तुरंत बाहर आकर ओकरुन को ही ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी ओकरुन दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वह वहां से जाने लग जाती है। तभी ओकरुन भागता हुआ वहां पर आ जाता है। मोमो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम घर चले गए होगे। यह कहता है मैं कभी भी एक लड़की को रात को अकेले घर जाने नहीं दे सकता।
सकता, तो चलो फिर अब हम घर चलते हैं। और तभी ओकरुन मोमो का हाथ पकड़ने लगता है, पर अचानक से वह अपना हाथ पीछे हटा लेता है और अपने हाथ को नीचे कर लेता है, जिससे मोमो एकदम से उसे पकड़ लेती है। और ओकरुन यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यह दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जीजी ने अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना सीख लिया होता है, जिस वजह से मोंजिरो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। अब यहाँ आयरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यह कहती है कि तुमने तो सच में यह सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया, तो चलो मोंजिरो अब हॉट वाटर तैयार रखो, क्योंकि मैं जीजी के ऊपर थोड़ा सा सोया सॉस फेंकने वाली हूँ और हम देखेंगे कि जीजी इविल आई को कंट्रोल कर पाता है या फिर नहीं। वह कहती है कि जीजी ऐसे इमेजिन करना जैसे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से से स्टीम बाहर आ रही है। अब सेइको जीजी के ऊपर सोया सॉस फेंक देती है, जिस वजह से जीजी की बॉडी धीरे धीरे इविल आई में कन्वर्ट होने लग जाती है, पर जीजी उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो इविल आई में कन्वर्ट नहीं होता। यह कहती है कि जीजी तुमने तो सच में बहुत कमाल का काम किया है, पर तुम्हें अभी भी काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम चाहे रूम में प्रेजेंट ठंडी चीजों से ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, बट उससे ज्यादा कोई ठंडी चीज हुई तो तुम एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और तभी ओकरुन और मोमो वहां पर आ जाते हैं और बाहर ठंड होने की वजह से गर्म पानी पीने लग जाते हैं। और तभी जीजी और आयरा मोमो और ओकरुन से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो गलती से आपस में ही टकरा जाते हैं, जिस वजह से आयरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी पर गिर जाती है और वो एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वहां पर खड़े सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करने लगते हैं, पर इविल आई ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया होता है, जिसके अंदर उसने मोमो को कैद कर लिया है और मोमो के हाथ बाहर ही होते हैं। और तभी सेइको टेल्सीमैन की मदद से उस स्पेस को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, बट वह उस बैरियर का कुछ नहीं कर पाती और वहां पर ओकरुन भी उस बैरियर के अंदर नहीं जा पा रहा होता है, जिस वजह से इविल आई मोमो पर हमला कर देता है। पर मोमो अपनी साइकिक पावर से उस हमले को रोक देती है और उसे पीछे धकेल देती है, पर इविल आई अपना स्पेस को छोटा करके मोमो का गला दबाने लग जाता है। लेकिन तभी मोमो अपने मुंह में रखे हुए गर्म पानी को इविल आई के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से जीजी नॉर्मल हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने मोमो के साथ ऐसा किया। और एकदम से ओकरुन वहां पर आकर जीजी को पीछे धकेल देता है और मोमो का हालचाल पूछने लगता है। और टेल्सीमैन यूज करने की वजह से सेइको के हाथ में भी चोट लग चुकी होती है, बट कोई भी जीजी को ब्लेम नहीं करता, बट जीजी को फिर भी गिल्ट महसूस हो रहा होता है। तब थोड़ी देर बाद आयरा जीजी के ऊपर कोल्ड कॉफी गिराने की वजह से मोमो से माफी मांगने लगती है और मोमो उससे फिक्र ना करने के लिए कहती है। और यहाँ पर जीजी और ओकरुन भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और ओकरुन को एहसास हो गया था कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, जिस वजह से वह एलियन पेनी से मिलने चला जाता है, जो कि एक डेयरी फार्म में काम कर रहा होता है। तभी पेनी कहता है तो ओकरुन तुम मुझसे मिलने आए हो, और पेनी का यह लुक देखकर ओकरुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक सेकंड पेनी, आखिरकार यह किस तरह का लुक है? यह बताता है कि मैं अर्थ पर ऐसे ही दिखाई देता हूँ। ओकरुन कहता है कि यह तो बहुत कमाल की बात है, तो क्या इसका मतलब एलियंस ह्यूमंस के साथ मिक्स होने के लिए इस तरह ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं? और क्या तुम यह बात बता सकते हो कि आखिरकार अर्थ के ऊपर कितने सारे एलियंस हैं? यह कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट ओकरुन तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? ओकरुन कहता है कि मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था ताकि आप मुझे अपना अप्रेंटिस बना ले और मुझे सिखाएं कि पंचेस को कैसे मारना है। लेकिन पेनी मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं सिखाने वाला, क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा गलत बात है, और अगर तुम फ्री हो तो इन सामानों को रखने में मेरी मदद करो। अब ओकरुन सामान को रखते रखते थक जाता है, बट उसे यकीन होता है कि पेनी उसकी ट्रेनिंग के लिए मान जाएगा, पर पेनी इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से ओकरुन घर चला आता है। और ग्रैनी सेइको नोटिस करती है कि ओकरुन और जीजी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर मोंजिरो सेइको से मिलने आ जाता है और कहता है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, इस बार तो हम किसी तरह मोमो की वजह से बच गए थे, लेकिन अगली बार सेम ट्रिक काम नहीं आने वाली, और वैसे भी इविल आई के साथ रहना एक बहुत खतरनाक बात थी। तो चलिए अब हम फिर से हायाशी वालों को बुलाकर फिर से परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर यह मैं खुद करूंगा। सेइको कहती है कि मोंजिरो, कई बार बड़ों को बच्चों की मुसीबत का बोझ उठाना पड़ता है ताकि बच्चे खुश रह सके। मोंजिरो कहता है कि यह बात बिल्कुल सच है, पर बड़ों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को रियलिटी का सामना करवाएं। और मुझे भी जीजी की स्पिरिट बहुत ज्यादा पसंद है, पर इविल आई को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर ओकरुन पंचेस मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी टर्बो ग्रैनी उससे मिलने आ जाती है। वह कहती है कि आखिरकार तुम पंचेस मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? यह बोलता है क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। टर्बो कहती है पर तुम ताकतवर होके करोगे क्या? क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? यह बोलता है कि मैं बस खुद से नाराज हूँ, तो इसलिए मैं इविल आई को हराना चाहता हूँ। टर्बो ग्रैनी कहती है क्या तुम पंचेस मारना सीखना चाहते हो या फिर ताकतवर होना? यह कहता है कि मैं पंच मारना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। यह कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, अगर तुम पंचेस मारना सीख भी जाओगे तब भी तुम ताकतवर नहीं बनने वाले, क्योंकि इविल आई का लेवल, पावर और टेक्निक तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है और उसकी स्पीड भी काफी कमाल की है, और इसीलिए वो मेरी एबिलिटीज का भी सामना कर पा रहे हैं। ओकरुन कहता है तो अब तुम ही बताओ कि आखिरकार मैं क्या करूं? टर्बो ग्रैनी कहती है कि अरे यार तुम्हारे पास किसकी पावर है, तुम्हें पता भी है? और वह फिर से पूछती है कि अब मुझे जल्दी बताओ
कि तुम पंचेस मारना चाहते हो या फिर ताकतवर होना। यह कहता है मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो ये कहती है तो चलो फिर मुझे फॉलो करो। तुम मेरी पावर्स को यूज कर रहे हो पर तुम फिर भी काफी ज्यादा कमजोर हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आयरा भी उनका पीछे करते हुए आ जाती है, क्योंकि वो होकर उनको अकेला नहीं छोड़ना चाह रही होती है। तभी टर्बो ग्रैनी उसे वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, पर आयरा सिल्की में कन्वर्ट होकर टर्बो ग्रैनी को मारना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वह सभी लोग इकट्ठे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। पर अभी भी आयरा और टर्बो ग्रैनी आपस में लड़ना बंद नहीं कर रहे होते हैं और टर्बो ग्रैनी उन दोनों को म्यूजिक रूम में ले आती है, जहाँ पर जाकर उन दोनों को डर लगने लगता है और तभी उन्हें वहाँ पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें दिखाई देने लगती है। तभी टर्बो ग्रैनी जैसे ही पियानो बजाती है, आयरा डर के मारे ओकर उनको एक पंच मारती है और उसके बाद ओकर उनसे माफी मांगने लगती है। वो टर्बो ग्रैनी पियानो को प्रेस करने लगती है और ओकर उनको उस की के साथ सिंक करके जंप करने के लिए कहती है और वह बताती है कि यह तुम्हारी कॉम्बैट रिदम है, जो कि बहुत ज्यादा स्लो है। और तभी टर्बो ग्रैनी इविल आई की कॉम्बैट रिदम को बजाने लगती है, जो कि ओकर उनसे बहुत ज्यादा तेज होती है। वह कहती है अगर मैं तुम्हारी जंप्स को इविल आई के साथ कंपेयर करूं तो जब तक तुम एक जंप लेते हो तब तक इविल आई 4 फुल एक्शंस कर चुका होता है। ओकर कहता है तो इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा है क्या टर्बो ग्रैनी? ग्रैनी कहती है कि बकवास बंद करो, मैं उससे 10,000 गुना ज्यादा तेज हूँ और यह सब कुछ तो बस तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। लड़ाई में यह इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कितनी बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकते हो और यह सिल्की एक बीट में 4 बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकती है और इविल आई भी ऐसा ही है। बट जब वो कर्स हाउस अटैक को ऐड करता है तो वो एक बीट में 10 बार स्विच कर सकता है, पर तुम बस 2 बार स्विच कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वह पियानो खुद ब खुद बजना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक और भूत आ चुका होता है, जो कि उनके बेकार से ट्विन से काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तब वहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और वहाँ पर और भी ज्यादा भूत आ जाते हैं, जो कि उनकी धुन से परेशान हो चुके होते हैं। एंड इस निकलकर बाहर आ जाते हैं और भूत गुस्से में पूछते हैं कि कौन है जो यह बेसुरा म्यूजिक बजा रहा था। आयरा बोलती है कि हमें नहीं पता, हम तो यहाँ से जा रहे थे। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी बोलने लग जाती है कि वह बेसुरा म्यूजिक यह दोनों बजा रहे थे, जो सुनकर भूत उन पर अटैक करने लग जाता है और वह दोनों अपने योकाई वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और यह भूत उनकी तरफ म्यूजिक नोट से हमला कर रहा होता है, जो कि बॉम्ब की तरफ फट रहे थे। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उन रेस्ट सिंबल वालों से दूर रहना, वरना तुम्हारी बैंड बज जाएगी। इसके बाद यह लोग एक राइस के खेत में पहुंच जाते हैं और म्यूजिक नोट्स इनकी तरफ गोलियों की तरह आने लग जाते हैं। आयरा तो इन नोट्स को काफी अच्छे से डॉज कर रही थी, लेकिन ओकरून ऐसा नहीं कर पा रहा था। आयरा अपने बालों से उन भूतों पर अटैक करती है, लेकिन वह हवा में उड़ रहे होते हैं। अब एक रेस्ट सिंबल ओकरून को आ लगता है, जिससे उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और टर्बो उस पर चिल्लाती है कि मैंने कहा था रेस्ट सिंबल पर ध्यान रखना। तभी एक सिंबल उसे भी आ लग जाता है और वह भी पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से उन पर जमकर गोलीबारी होती है और ओकरून अपने इंसानी रूप में आ जाता है और वह खुद को कोसने लगता है कि मैं कितना कमजोर और बेकार हूँ। टर्बो उसे समझाती है कि रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करो, अगर भूतों को म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है तो कोई और म्यूजिक याद करो। आयरा भी इन्हें ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाएगी। ओकरून कहता है कि मैं गाने सुनता ही नहीं हूँ, तो मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। तभी उसे हायाशी का बजाया हुआ म्यूजिक याद आता है, जो उसने कुछ दिन पहले ही सुना था और उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा था। इधर आयरा म्यूजिक नोट से बच के भाग रही होती है, लेकिन उसके पैर खेत के अंदर धंस जाते हैं और वह भूत उसके ऊपर बड़ा धमाका करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वह ओकरून आकर आयरा को बचा लेता है। वह हायाशी के म्यूजिक को याद करके भाग रहा होता है और अब वह भी म्यूजिक नोट्स को डॉज करने लग जाता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी उसकी तारीफ करती है। आयरा अब एक भूत को अपने बालों से पकड़कर नीचे खींच लेती है और लात मार के उसकी गर्दन अलग कर देती है, जिस वजह से वह वापस एक पोर्ट्रेट बन जाता है। और यह भूत एक कंडक्टर था, जिसके जाने के बाद बाकी भूत उड़ना बंद कर देते हैं। यह लोग अब एक दूसरा म्यूजिक बजाते हैं, जिससे यह जगह बदलकर एक ऑडिटोरियम बन जाती है और यहाँ पर 4 जाइंट भूत आकर ओपेरा गाने लग जाते हैं। फिर इनके मुंह से लाखों छोटे छोटे पपेट्स बाहर आने लगते हैं और अटैक करने लग जाते हैं। आयरा और ओकरून किसी तरह उनसे लड़ते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि यह बस छलावा है, इन पर ध्यान मत दो, म्यूजिशियंस को मारो। पर वो लोग तो सबसे पीछे जाकर स्टेज पे बैठे हुए थे। अब यह सारे पपेट्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आयरा अब ओकरून का हाथ पकड़ती है और अपने बालों से एक जाइंट के सिर को भी पकड़ लेती है और उस भीड़ से बाहर निकल जाती है। अब वो लोग उस जाइंट के सिर पर आ जाते हैं, तो बाकी जाइंट्स इन पर हमला कर देते हैं। अब पहले अटैक से तो आयरा ओकरून बच जाते हैं, लेकिन आयरा ओकरून को लात मारकर दूर फेंक देती है और बोलती है कि इन जाइंट्स को मैं संभाल लूंगी, तुम जाके म्यूजिशियंस को संभालो। तभी एक जाइंट का हाथ आयरा को आ लगता है, पर वह हार नहीं मानती और जाइंट की आंखों पर अपने बालों की पट्टी की तरफ बांध देती है और उनसे लड़ने लग जाती है। इधर ओकरून पर म्यूजिक नोट्स का हमला हो रहा होता है, लेकिन वह उनसे बचते हुए स्टेज की तरफ भागता है। आयरा इधर जाइंट्स को एक दूसरे से ही पिटवाने लग जाती है और एक के मुंह पर लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है, लेकिन नीचे गिरने पर भी जाइंट्स गाना गाते रहते हैं और ओकरून पर हजारों पपेट्स हमला करने लग जाते हैं। ओकरून अब फुल थ्रोटल का यूज करके बिजली की रफ्तार से स्टेज की तरफ भागने लग जाता है। टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि उसे सारे भूतों को एक ही अटैक में मारना होगा। टर्बो ग्रैनी एक बीट में 5 एक्शंस कर सकती है, तो यह उसके लिए काफी आसान बात होगी। ओकरून उसकी बात समझ जाता है और एक ही बार में
और पांचों भूतों को खत्म कर देता है, जिससे वह वापस से पोर्ट्रेट बन जाते हैं और म्यूजिक रूम फिर से नॉर्मल हो जाता है। ओकरून अब आयरा का शुक्रिया करता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। अब आयरा एकदम से शर्माने लग जाती है। अब यहीं पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, मैंने जो तुम दोनों को इतना कुछ सिखाया है। और यह सुनकर आयरा फिर से उससे लड़ने लग जाती है। ओकरून उसका भी शुक्रिया करता है क्योंकि उसकी वजह से ही अब ओकरून को रिदम के बारे में पता चल चुका है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, मेरी पावर तो इससे कई गुना ज्यादा है। आयरा पूछती है कि वह भूत आखिर थे कौन। टर्बो ग्रैनी कहती है कि म्यूजिक रूम में लगी पोर्ट्रेट से कुछ लोग डरते हैं और उनके डर की वजह से ही इन भूतों ने जन्म लिया था। और अगर कोई रात के 2 बजे बेसुरा म्यूजिक बजाता है तो यह भूत बाहर निकल आते हैं एंड वह तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। और अगर तुम लोग का मन ना भरा हो तो तुम उन्हें वापस बुला सकते हैं। जिस पर ओकरून और आयरा मना कर देते हैं। आयरा यह भी पूछती है कि तुम्हें इस स्कूल के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। जिस पर टर्बो ग्रैनी मजाक में कहती है कि मैं तो तुम लोग को मारने के हजारों बहाने ढूंढती रहती हूँ। और तभी वह वापस से पियानो की की पर पैर रख देती है, जिससे वह भूत वापस बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ मोमो के घर में मोंजिरो जीजी को बता देता है कि वह हायाशी को वापस बुलाने वाला है क्योंकि इविल आई को उन्हें खत्म ही करना होगा। वो कभी ना कभी बाहर आएगा ही और फिर हम में से किसी न किसी की जान भी जा सकती है। जीजी यह सब सुनकर कुछ नहीं बोलता। तभी मोंजिरो आगे कहता है कि तुम चाहते हो कि मोमो और सेइको में से कोई मारा जाए और इस हालत में तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह सकते। हम कल ही एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करेंगे इविल आई को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। और मैंने हायाशी को भी कल आने के लिए बोल दिया है और सेइको की जगह प्रेयर्स को मैं करूंगा। इतना कहकर मोंजिरो वहां से चला जाता है। मोमो सेइको से बोलती है कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं, आपने ही तो कहा था कि इविल आई भी हमारी फैमिली बनकर रहेगा। पर सेइको कुछ नहीं बोलती। तभी इन्हें ओकरून की आवाज सुनाई देती है जो कि जीजू को बाहर बुला रहा होता है। मोमो उनसे पूछती है कि वह इतनी रात में कहाँ गए थे। ओकरून कहता है कि मैं इविल आई से लड़ने वाला हूँ और उसकी बैंड बजा दूंगा। मोमो पूछती है कि उसे अचानक से क्या हो गया है। तभी ओकरून कहता है कि इविल आई ने जब मोमो पर हाथ उठाया था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और तुम लोग इविल आई को अपनाना चाहते हो तो ऐसा ही होगा। इतना कहकर ओकरून टर्बो मोड में आ जाता है। मोंजिरो ओकरून से कहता है कि अरे ठंड रखो भाई, हमने डिसाइड कर लिया है कि कल इविल आई का एक्सोर्सिज्म किया जाएगा तो इविल आई से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेइको मोंजिरो से कहती है कि लड़के की बात में दम लग रहा है तो उसे मत रोको। आयरा अब जीजी पर ठंडा पानी डालने को तैयार हो जाती है। तभी ओकरून मोमो को दूर हटने को बोलता है। जीजी भी कहता है कि उसे ओकरून पर भरोसा है। अब आयरा जीजी पर पानी डालती है जिससे वह तुरंत इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकरून उस पर अटैक कर देता है। और यह यहाँ पर ओकरून और इविल आई के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड इस बार इविल आई को ओकरून बहुत ज्यादा अच्छे से टक्कर दे रहा होता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी इविल आई अपनी बॉल से ओकरून पर हमला कर देता है पर ओकरून उन सबसे बच जाता है और फिर से वो और इविल आई आपस में टकराते हैं जिस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स निकलने लग जाती हैं। अब वो दोनों ज्यादा स्पीड से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर ओकरून इविल आई की बहुत बुरी धुलाई करने लग जाता है और उसे फिर से हवा में फेंक देता है। अब इविल आई ओकरून को कैद करने की कोशिश करने लग जाता है पर ओकरून उसके चंगुल से बचकर अपनी पूरी पावर से इविल आई पर हमला कर देता है और फुल स्पीड में उस पर हमला करके उसे मोमो के घर पर फेंक देता है जिससे कि मोमो का घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब ओकरून नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है एंड यहाँ पर इविल आई को इस लड़ाई में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वह कहता है कि यह लड़ाई तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार थी, चलो फिर से लड़ते हैं। आखिरकार तुम यह किस फॉर्म में आ गए हो, जल्दी करो और अपने ट्रांसफॉर्मेशन में वापस आओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बेताब हूँ। अब यहाँ पर आयरा को ओकरून की चिंता होने लग जाती है क्योंकि इस टाइम ओकरून दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन ओकरून फिर भी किसी को भी लड़ाई के बीच में आने से मना कर देता है। तभी मोमो भी सेइको से ओकरून की मदद करने के लिए कहती है। तभी सेइको उसे बताती है कि अगर उन्होंने ओकरून की मदद की तो उन्हें इविल आई को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ लड़ाई की वजह से ओकरून बहुत ज्यादा थक चुका होता है और इविल आई उसके पास आकर उससे जल्दी ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहने लग जाता है ताकि वो उसके साथ लड़ सके। तभी ओकरून कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे वीक लोगों को बुली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमारी लड़ाई से मुझे यह पता लग चुका है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो तो इसीलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। इविल आई कहता है कि आखिरकार तुम कमजोर किसे कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ। ओकरून कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। यह कहता है कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। यह फिर से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो पर हाँ, अगर तुम ताकतवर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। यह कहता है कि ठीक है, फिर मैं ताकतवर बनूंगा। ओकरून कहता है कि पर मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं लड़ना चाहता जो कि दूसरों को मारने पर तुला हो, तो इसलिए अगर तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे और किसी भी ह्यूमन पर हमला नहीं करोगे तो मैं तुमसे लड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। एंड तभी इसके लिए इविल आई मान जाता है एंड ओकरून इविल आई के सामने एक और कंडीशन रख देता है जिसके अकॉर्डिंग वो हफ्ते में सिर्फ उसके साथ एक ही बार लड़ेगा। बट इसके लिए इविल आई मान नहीं रहा होता है एंड यह सब ड्रामा देखकर सेइको हंसने लग जाती है। एंड तभी मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आखिरकार ओकरून कर क्या रहा है। तभी टर्बो उसे बताती है कि ओकरून इविल आई को अपना प्लेमेट बनाना चाह रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओकरून टर्बो
वो ग्रैनी से कह रहा होता है कि जब मैं पिछली बार इविल आई से लड़ा था तब उसने कहा था कि वो खेल को बहुत ज्यादा सीरियसली खेलना चाहता है और मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, पर इविल आई के लिए मर्डर भी बिल्कुल गेम की तरह ही है। और टर्बो ग्रैनी, तुमने भी कहा था कि इविल आई इस टाइम एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, तो इसलिए अगर यह बात सच है तो वो पक्का मजे से खेलना चाहता है, तो इसलिए अगर मैं इविल आई को हरा दूं तो उसकी सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी और उसके बाद वह किसी को हर्ट नहीं करेगा। अगर मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो शायद मैं इविल आई के साथ दोस्ती भी कर पाऊंगा। एंड यहाँ पर ओकरुन इविल आई के साथ एक डील करता है कि वह हर ट्यूसडे स्कूल खत्म होने के बाद उसके साथ लड़ेगा और इसके बदले में इविल आई किसी को हर्ट नहीं करेगा। एंड इस डील के लिए इविल आई तैयार हो जाता है और वह अपने कच्चे को उतारकर ओकरुन को दे देता है, क्योंकि उसके अंदर लोगों की आत्माएं होती हैं जो कि ह्यूमंस को मारना चाह रही होती हैं। तो इसीलिए इविल आई ओकरुन को उस कच्चे को तब तक संभालने के लिए कहता है कि जब तक वह ओकरुन को हरा नहीं देता। एंड ओकरुन भी इस चीज के लिए मान जाता है, जिससे कि जीजी नॉर्मल हो जाता है और ओकरुन जीजी को बताता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, जिससे कि जीजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मोंजिरो इविल आई के कच्चे को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो एक कर्स आइटम होता है, तो इसीलिए वह उसे एक सेफ जगह पर रखना चाह रहा होता है। एंड मोंजिरो वहां से चला जाता है और तभी जीजी के मॉम एंड डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि जीजी का ध्यान रखने के लिए सेइको को थैंक यू कहने लग जाते हैं और सेइको भी उन्हें बड़े प्यार से बुला रही होती है, जिसे देखकर आयरा और ओकरुन हैरान हो जाते हैं। एंड सेइको जीजी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काम करने के लिए कहती है और जीजी सभी को थैंक यू कहकर अपनी फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। एंड आयरा भी सामान उठाकर वहां से जाने लग जाती है और कहती है कि हमें यहाँ रुकने देने के लिए थैंक यू मोमो। एंड ओकरुन कहता है कि चलो फिर हम कल मिलते हैं। मोमो कहती है तो क्या तुम बस यही कहने वाले हो? ओकरुन कहता है तो मुझे और क्या कहना चाहिए। तभी मोमो और ओकरुन एक दूसरे को देखकर शर्माने लग जाते हैं और आयरा उन दोनों के प्यार के बीच में आ जाती है और मोमो को रोकने लग जाती है। एंड ओकरुन आयरा को वहां से लेकर चला जाता है। एंड तभी मोमो और बाकी सभी लोग देखते हैं कि उनका घर तो बचा ही नहीं है, जिस वजह से सेइको सबको हॉट स्प्रिंग पर चलने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि वह पूरा दिन हॉट स्प्रिंग में अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं और चिल करते हैं। एंड घर वापस जाते हुए मोमो को पता चलता है कि अब उनके पास घर बनाने के लिए पैसे ही नहीं है, जिस वजह से बस सेइको को ज्यादा मेहनत करने से मना करती है। तभी वो लोग घर वापस चले आते हैं। एंड यहाँ पर उनका एक एलियन इंतजार कर रहा होता है और मोमो और ग्रैनी सेइको उसे एक लात मारते हैं। वह कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, एंड यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और तभी ओकरुन उन्हें रोकने लग जाता है। एंड वहाँ पर ओकरुन के साथ मेंटेस का बच्चा और आयरा भी आए होते हैं, क्योंकि उन्हें मोमो के घर की चिंता हो रही थी और वो वहाँ पर उनका घर बनाने में मदद करने के लिए आए होते हैं। एंड यह एलियन मेंटेस का ही दोस्त होता है और इसका नाम लूड्रिस है। एंड तभी मोमो कहती है तो ऐसी बात है, मुझे माफ कर दो। तभी लूड्रिस को गुस्सा आ जाता है। तभी मेंटेस कहता है कि यह कह रहा है कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि इसे एक ब्यूटीफुल लड़की ने लात मारी, बट ये कहता है कि पर इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बस हमें मारना चाहता है। एंड यह एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट होता है। मेंटेस बताता है कि यह आपके घर को आराम से बना देगा। सेइको कहती है कि तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और अपने बच्चे के साथ खेलो। मेंटेस कहता है कि मैं हमेशा से आपका कर्ज उतारना चाहता था, तो इसलिए प्लीज मुझे यह करने दीजिए। ओकरुन भी कहता है कि मैंने भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दी है, तो इसलिए मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी ग्रैनी सेइको कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड वह अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी मोमो उन्हें सब कुछ बता देती है, जिस वजह से वो लोग घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड तभी मेंटेस उन्हें एक मटेरियल बताता है जो कि नैनो स्किन से बना होता है, जिसके जरिए वो कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं। एंड इस नैनो स्किन को इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। मेंटेस बताता है इसे हम क्ले की तरह खींचकर किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं। मोमो बोलती है कि यह तो कमाल की चीज है, चलो मैं भी इससे बनाऊंगी। मेंटेस बताता है कि नैनो स्किन बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बने होते हैं और यह एक शेप मेमोरी अलॉय भी है, और अगर यह टूट जाता है तो यह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर भी हो जाता है। और अगर तुम नैनो स्किन को पकड़ के दिमाग में कोई भी इमेज बनाते हो तो यह नैनो स्किन उस इमेज में कन्वर्ट भी हो जाती है। अब वो लोग इसी तरह पूरे घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अगले दिन वो पूरा घर बनकर कंप्लीट भी हो जाता है। पर लूड्रिस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता है। तभी मोमो सबको थैंक यू कहती है और आयरा वापस चली जाती है। ओकरुन कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हारा घर वापस से ठीक हो गया मोमो, और यहाँ पर रहकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं मेरे ही घर में रह रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब यह टूट गया था। मोमो कहती है कि यह जगह देखते ही देखते हम लोगों के लिए खास जगह बन गई है, तो इसीलिए इसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा और तुम यहाँ पर कभी भी वापस आ सकते हो। जिसे सुनकर ओकरुन बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जीजी की फैमिली भी घर जोड़ने के लिए सामान लेकर मोमो के घर आ जाती है और उन्होंने बेचारे जीजी को भागने पर मजबूर कर दिया होता है, जिस वजह से जीजी की बैंड बज चुकी होती है। एंड जब वो यहाँ
वहाँ पर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनका घर तो पहले ही बन चुका है, जिस वजह से मोमो उन्हें सारी कहानी बताती है और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैनी सेको अभी भी सो रही होती है। अब अगले दिन मोमो और जीजी स्कूल जाने लगते हैं। मोमो पूछती है तो जीजी आखिरकार इविल आई कैसा है? यह बताता है वैसे तो मैं कई बार इविल आई में ट्रांसफॉर्म हुआ था, पर उसने कुछ भी नहीं किया और वह अपने प्रॉमिस को अच्छी तरीके से निभा रहा है और मुझे नहीं पता कि यह मेरी ट्रेनिंग की वजह से है, पर मेरा और इविल आई का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है और मुझे उसके इमोशंस भी समझ में आ रहे हैं और मैं बता सकता हूँ कि उसे किस चीज में मजा आ रहा है। मोमो कहती है यह तो काफी अच्छी बात है और अगर कुछ भी होता है तो तुम हमसे मिलने वापस आ जाना। तभी जीजी मोमो से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तो यह सुनते ही मोमो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्म की वजह से वह जीजी को मारना स्टार्ट कर देती है एंड वहां पर स्कूल की बाकी लड़कियां आकर भी जीजी को घेर लेती हैं, जिस वजह से मोमो वहां से खिसक लेती है। पर तभी एक लड़की जीजी को कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए कहती है, जिस वजह से वह इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इस बार इविल आई जीजी के कपड़े नहीं फाड़ता और वह उस ड्रिंक को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिस वजह से वो सबको मारने की बातें करने लग जाता है। तभी मोमो उसे वहां से खींच कर ले जाती है और हम देखते हैं कि जैसे इविल आई फुटबॉल को देखता है वैसे ही वह फुटबॉल खेलने चला जाता है, जहां पर वह गोल के अंदर गोलकीपर को ही फेंक देता है और धीरे धीरे करके बाकी लोगों को भी वह गोल के अंदर पहुंचा देता है। तभी मोमो उसे फिर से खींचकर ले जाती है और कोई गर्म चीज ढूंढने लगती है, पर उसे वहां पर कोई भी गर्म चीज नहीं मिलती। इविल आई कहता है कि जल्दी करो, मुझे वही कोल्ड ड्रिंक दो जो मैंने पहले पी थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा टेस्टी थी। मोमो कहती है मैं तो तुम्हें गर्म चीज पिला के नॉर्मल करना चाहती हूँ, पर लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है एंड वैसे भी तुम लोगों को इस टाइम मार नहीं रहे हो, तो इसीलिए लगता है कि आज का दिन हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। एंड तभी मोमो इविल आई को लेकर क्लास में चली जाती है, जहां सभी लोग जीजी का यह रूप देखकर हैरान हो जाते हैं और वहां पर इविल आई को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे वहां पर करना क्या है। एंड तभी इविल आई वहां के बच्चों को देखकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगता है, पर उसे कुछ भी लिखना नहीं आ रहा होता है और वह फिर से सबको मारने की बातें करने लग जाता है, जिस वजह से मोमो उसका मुंह बंद कर देती है। एंड मोमो लंच में इविल आई को कुछ गर्म खिलाने की बात सोचने लग जाती है, पर वहां पर भी उसे कोई भी गर्म चीज नहीं मिलती और तभी इविल आई अपने हाथों से ही नूडल्स खाने लग जाता है, जिस वजह से मोमो उसे चॉपस्टिक दे देती है, पर इविल आई को उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हाथों से ही खाना खाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ ओकरुन को एक बच्चा क्लासरूम में बुला रहा होता है जो कि उसे अपना दुश्मन बुला रहा है, पर ओकरुन उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा होता है कि यह कोई उसका दुश्मन भी बन सकता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि यह उसे अपना दुश्मन बुला रहा है तब वह यह सुनकर हैरान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर मोमो की सहेलियां मोमो से पूछने लगती हैं कि कहीं जीजी पर हाउसिंग सोसाइटी के भूत ने कब्जा तो नहीं कर लिया या फिर उसके पास कोई गोल्डन बॉल तो नहीं है, जिसे सुनकर मोमो हैरान हो जाती है। वो अपनी सहेलियों से पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें गोल्डन बॉल के बारे में कहां से पता चला। तभी मोमो को एक पिक्चर दिखाती है जहां मोमो ओकरुन की गोल्डन बॉल देखती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ पर हम ओकरुन के दुश्मन किंटा को देखते हैं जो कि सुबह सुबह काफी ज्यादा स्टाइल से तैयार होता है और गाना गाते हुए डांस करते हुए स्कूल जा रहा होता है। बट हम देखते हैं जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है वह बिल्कुल शांत हो जाता है और ओकरुन की तरह नर्वस होता है। अब हम यहाँ पर ओकरुन को देखते हैं जहाँ पर वो मोमो के साथ दोस्ती करने के बाद पहली बार मिलने वाला होता है और मोमो उसका गेट के पास इंतजार कर रही होती है। ओकरुन कहता है कि रुको जरा, क्या ये मेरा ही वेट कर रही है? और वैसे तो हमने बहुत सारा समय एक साथ व्यतीत किया है और बहुत कुछ झेला भी है, बट मुझे नहीं लगता कि यह मेरा ही वेट कर रही होगी, तो इसलिए मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी ओकरुन सिर झुकाकर वहां से खिसक लेता है, बट मोमो उसके पास आ जाती है जिसे देखकर किंटा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि ओकरुन जैसा बंदा मोमो के साथ बात भी कर सकता है। अब ओकरुन क्लास में चला जाता है जहाँ किंटा अपनी सफाई वाली मैगजीन को देखते हुए ओकरुन पर अपनी नजर बनाए हुए है और ओकरुन भी अपने एलियन वाली किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी लंच में ओकरुन मोमो को ढूंढने चला जाता है और मोमो भी उसे पूरे स्कूल में ढूंढ रही होती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे होते हैं और किंटा भी ओकरुन का पीछा कर रहा होता है। तब कोई भी किसी को नहीं ढूंढ पाता, जिस वजह से ओकरुन और मोमो जाकर अलग अलग बेंच पर बैठ जाते हैं। ओकरुन सोचता है कि मोमो पक्का मुझे अवॉइड कर रही है क्योंकि लगता है उसे एहसास हो गया है कि मैं बहुत ज्यादा बोरिंग हूँ और बहुत ज्यादा बेकार इंसान हूँ। यहाँ मोमो सोच रही होती है कि आखिरकार यह ओकरुन कहाँ गया? लंच ब्रेक खत्म होने वाला है और मुझे इसका पता भी नहीं लग रहा है। क्या वह किसी वजह से उदास है? लगता है मैंने ही उसे दोस्ती करने के लिए क्रिप आउट कर दिया है। यह सोच रहा होता है कि मोमो बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो उसे मेरे जैसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उसका एक बैकअप फ्रेंड भी नहीं हूँ। अब यहाँ पर किंटा भी ओकरुन के अपोजिट वाली जगह पर बैठा होता है और ओकरुन को घूर रहा होता है। अब यह तीनों क्लास में वापस जाने लग जाते हैं। तभी ओकरुन और मोमो आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनके लिप्स टच हो जाते हैं, जिसे देखकर किंटा और मोमो की दोनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर किंटा किसी तरह ओकरुन का
ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है, पर ओकरुन को उसके इशारे समझ ही नहीं आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो किंटा को इग्नोर कर देता है। किंटा सोचता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अपनी चालाकी और ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तरीका ही मुझे जिता सकता है। यह कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया मेरे दुश्मन, और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ओकरुन चौंक जाता है और कहता है कि सच में तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या, और आखिरकार मुझसे तुम्हें चाहिए क्या? तुमने आज तक मुझसे कभी बात नहीं की, तो आखिरकार आज क्यों कर रहे हो? यह बताता है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम्हारी बात ही अलग है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम मोमो के साथ इतने अच्छे से कैसे घुल मिल गए, और तुम बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं हो, और तुम बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो, तो आखिरकार तुम जैसे एक चोमू ने मोमो जैसी पटाखा कैसी पटा ली? और अब तो तुम्हारी दोस्त आयरा भी है, जो कि हूर की परी है, तो जल्दी से बताओ आखिरकार तुम लड़कियों के बीच इतने पॉपुलर कैसे हो गए हो? यह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लड़कियों के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ। तभी मोमो ओकरुन के पास चिल्लाती हुई आ जाती है और उससे बताती है कि उसे उसका दूसरा अखरोट मिल गया है, जिसे सुनकर किंटा शॉक हो जाता है। मोमो कहती है, ओकरुन क्या ये तुम्हारा दोस्त है? यह बोलता है, वैसे तो सभी की सोच फ्रेंडशिप को लेकर अलग अलग होती है, तो इसलिए कुछ लोग हमें फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। मोमो कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, और तुम दोनों को देखकर लगता भी है कि तुम दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बनोगे, बट इसे छोड़ो ओकरुन, मुझे तुम्हारी गोल्डन बॉल मिल गई है। ओकरुन कहता है, मोमो हमें क्लास के बाहर जाकर बात करनी चाहिए। किंटा सोचता है, तो यह है ओकरुन के पॉपुलर होने का सीक्रेट, हमें लड़कियों के साथ स्पाइसी बातें करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि मोमो को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि मोमो की वजह से उनकी स्टडी खराब हो रही है, और इस वजह से मोमो ओकरुन को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है। बट वह लड़की ओकरुन को वहाँ से जाने के लिए मना करने लग जाती है, क्योंकि वह लड़की को लग रहा होता है कि मोमो ओकरुन को बुली कर रही है, और एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वह ओकरुन को बुलिंग से बचाए। जिस वजह से हम देखते हैं कि मोमो और वह लड़की लड़ने लग जाते हैं, और किंटा यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ओकरुन के लिए दो लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। जिस वजह से किंटा उस लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आ जाता है और लड़कियों के सामने स्पाइसी बातें करने लग जाता है, जिस वजह से मोमो उसे मारने की धमकी देती है। अब शाम को मोमो और ओकरुन उस अपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ पर ओकरुन का अखरोट होता है। मोमो कहती है कि आखिर उस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, और वह तुम्हारे बारे में इतना चिंता क्यों कर रही थी? ओकरुन कहता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार आज चल क्या रहा है, क्योंकि आज से पहले तो मेरे क्लास में से किसी ने भी मुझसे बात भी नहीं करी, जिस वजह से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मोमो कहती है कि यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो। यह पूछता है कि सच में मैं कूल हूँ क्या? आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। एंड मोमो यह सुनकर हंसने लग जाती है, और वो लोग उसके बाद ओकरुन के अखरोट के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं, और ओकरुन के अकॉर्डिंग शायद वो अखरोट किसी भूत के पास है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी के हिसाब से वह गोल्डन बॉल भूतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड हम देखते हैं कि किंटा भी उनका पीछा कर रहा होता है। यह सोचता है कि यह लोग पक्का कोई ना कोई स्पाइसी बातें ही कर रहे हैं, पर आखिरकार क्यों ओकरुन स्पाइसी बातें कर सकता है? पर जब मैं करता हूँ तब मुझे मौत की धमकियां मिलने लग जाती है। मुझे इसके बारे में जानना ही होगा, और यह भी सीखना होगा कि आखिरकार स्पाइसी बातें करते कैसे हैं, जिस वजह से हो सकता है मुझे भी कभी मोमो जैसी लड़की को किस करने का मौका मिल जाए। और इसी बीच गलती से किंटा का पैर एक बकेट को हिला देता है, जिस वजह से मोमो और ओकरुन को पता चल जाता है कि किंटा इनका पीछा कर रहा होता है। बट तभी हम अचानक से देखते हैं कि वह आसमान में उड़ने लग जाता है और सीधा मोमो की तरफ आ जाता है, जिस वजह से किंटा को लगने लग जाता है कि आज वो मोमो को किस करके ही रहेगा। और एकदम से ओकरुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को बचा लेता है, और किंटा बेचारा सीधे ग्राउंड पर किस करता है। मोमो कहती है, ओकरुन यह तो तुम्हारी क्लास का वही ठरकी लौंडा है ना, और लगता है यही वो भूत है जिसके पास तुम्हारा अखरोट है। तभी ओकरुन को उसकी बॉल उड़ती हुई दिखाई देने लग जाती है, और मोमो और ओकरुन उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, बट वो बॉल किसी के हाथ नहीं आती, और ओकरुन भी जैसे ही उस बॉल को पकड़ने लगता है वैसे ही वो बॉल ओकरुन पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। ओकरुन कहता है, मोमो यह कोई घोष नहीं है, क्योंकि मुझे एक बॉडी फील हो रही है, और पक्का यह कोई चीज है। एंड तभी वह बॉल उड़ती हुई वहां से चली जाती है, जिस कारण से ओकरुन मोमो को पीठ पर बिठा लेता है, और बेचारे किंटा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि ओकरुन ने मोमो को पिगी राइड दी है। अभी मोमो किंटा को ओकरुन और उसके बैग को संभाल के रखने के लिए कहती है, और उससे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। अब ओकरुन और मोमो गोल्डन बॉल को ढूंढते हुए अपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं, पर वो गोल्डन बॉल कहीं खो जाती है, जिस वजह से वह उसे ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी वह गोल्डन बॉल आकर मोमो को दूर फेंक देती है, और ओकरुन को भी जोर जोर से मारने लगती है। बट तभी मोमो अपनी पावर का यूज करके उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है, पर वह बॉल उड़ के टेरिस पर पहुंच जाती है। तब ओकरुन आकर उस बॉल को एक लात मारता है, और मोमो भी उसे एक पंच मारती है, जिस वजह से ओकरुन फिर से उस बॉल को मारने के लिए जाने लग जाता है, पर वह बॉल ओकरुन को मारकर नीचे फेंक देती है और खुद अपार्टमेंट के नीचे जाने लग जाती है। अब मोमो ओकरुन को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और अपनी साइकिक पावर की मदद से स्विंग करते हुए अपार्टमेंट के अंदर जाने लगती है, पर तभी वह गोल्डन बॉल आकर उन्हें नीचे फेंक देती है, और मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से ज्यादा चोट लगने से बचा लेती है, पर नीचे गिरने के इम्पैक्ट की वजह से उनकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। वह कहती है कि आखिरकार हम ऐसी चीज को कैसे हराएंगे जिसे हम देख भी नहीं सकते।
ओकरुन कहता है, बट आखिरकार तुम कंप्लेंट किससे कर रही हो? तभी उन्हें किंटा की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वह लोग फिर से अपार्टमेंट के ऊपर जाने लगते हैं और वह देखते हैं कि किंटा अपार्टमेंट से नीचे गिर रहा है, जिस वजह से मोमो अपनी साइकिक पावर को यूज करके उसे बचा लेती है और उसे डांटती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो बेवकूफ, मैंने तुम्हें बैग का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। एंड तभी वहाँ पर वह गोल्डन बॉल वापस आ जाती है। किंटा कहता है कि तुम लोग मुझे बाद में बताना कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, क्योंकि अब मैं इसे संभालूंगा। तभी किंटा उस गोल्डन बॉल की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो उस गोल्डन बॉल को कुछ नहीं कर पाता, बट यह बताता है कि अब हम लोग इसे 3 एंगल से देख सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह रेट्रो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम सुनते ही वह बॉल वहां से भागने लग जाती है और अपार्टमेंट को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लग जाती है और किंटा उस बॉल का पीछा करने लग जाता है और मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उस गोल्डन बॉल की डायरेक्शन को पता लगा के स्विंग करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पगला ओकरुन एक दरवाजे की बेल बजाने लग जाता है एंड अब वो तीनों उस बॉल को 3 अलग अलग एंगल से देख पा रहे होते हैं, जिस वजह से मोमो को उस बॉल के आसपास एक छवि दिखाई देने लगती है और वह उसे पकड़ लेती है। अब ओकरुन को भी वह छवि दिखाई देने लगती है, जिस वजह से वह फुल थ्रोटल का इस्तेमाल करके उस बॉल को नीचे फेंक देता है। मोमो कहती है, तुम तो सच में बड़े कमाल के हो ठरकी, आखिरकार तुम्हें इसके वीकनेस के बारे में कैसे पता चला? वह बताता है कि अगर कोई चीज इनविजिबल है तो वह पक्का कोई ऑप्टिकल कैमोफ्लेज यूज कर रही है। हम देखते हैं कि यह सब उसे इस सफाई वाली मैगजीन पढ़कर पता चला और वह इसके बारे में सब कुछ उन दोनों को एक्सप्लेन करने लग जाता है और वह दोनों उसे इग्नोर करके उस बॉल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वह चीज अचानक से विजिबल हो जाती है। मोमो कहती है कि आखिरकार अब ये चीज क्या है? ओकरुन बताता है कि यह तो एक काइजू है। तभी केंटा वहाँ पर आके बोलता है, तो क्या तुम लोग उस बॉल की बात कर रहे हो जिसे मैंने अभी अभी हैंडल किया है? वो कहती है कि तुम यार ये फालतू के जोक मारना बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। वह किंटा को मारना स्टार्ट कर देती है, बट उसे इस चीज में मजा आ रहा होता है। अब वो लोग उसे चेक करने के लिए नीचे जाने लगते हैं और यहाँ उस काइजू में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। किंटा कहता है, ओकरुन प्लीज मुझे सिखाओ कि लड़कियों के साथ स्पाइसी बातें कैसे करते हैं। ओकरुन कहता है कि वैसे तो तुम ना ही सीखो तो अच्छा है। यह सुनकर मोमो वापस से किंटा को लात मारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी ओकरुन देखता है कि वो काइजू अचानक से बड़ा हो गया है, जिसके बारे में वो सभी को बताता है और वह लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो काइजू ओकरुन की बॉल की हेल्प से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड उस काइजू के बड़े होते ही सारे डायमेंशन चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से उस जगह पर बस वही लोग रह जाते हैं जिनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब वो काइजू हमारी टीम पर हमला कर देता है और उन्हें बाहर का दृश्य देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यह काइजू एक स्पेस वाला एलियन है। तब वो लोग उस काइजू से बचते हुए भागने लग जाते हैं और वो काइजू उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। अब यहाँ पर आयरा और जीजी भी यहीं पर होते हैं और सभी लोगों के गायब होने की वजह से जीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से आयरा जीजी को मोमो के पास चलने के लिए कहती है। तब वह लोग देखते हैं कि ओकरुन और उसके साथी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक बड़ा सा काइजू भी आ रहा है, जिस वजह से वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी किंटा नीचे गिर जाता है क्योंकि वह भाग नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वह काइजू उसे कुचलने ही वाला होता है। पर तभी आयरा और मोमो उस काइजू पर हमला कर देते हैं और ओकरुन किंटा को बचा लेता है एंड तभी मोमो जीजी को किंटा को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहती है और उन्हें उसके घर पर दोबारा मिलने के लिए कहती है, जिस वजह से जीजी और किंटा वहाँ से चले जाते हैं। अब मोमो ओकरुन और आयरा उस काइजू के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब आयरा अपने बालों से उस काइजू पर हमला कर देती है, पर उस काइजू पर कोई खरोच भी नहीं आती। यह कहती है कि जब यह पहले छोटा था तब यह इनविजिबल था और बहुत ज्यादा तेज था, पर अब जब यह एक बड़ा काइजू बन गया है तो यह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है क्या? तभी आयरा अपने बालों से उस काइजू की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे नीचे गिराने के लिए पीछे की तरफ खींचने लग जाती है, पर वो काइजू खुद का बैलेंस बना लेता है और अपने हॉर्न की मदद से आयरा के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट से हमला कर देता है और साथ में बाकी सभी चीजों पर भी हमला करने लग जाता है। तभी ओकरुन, मोमो और आयरा उस हमले से बच जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आयरा एक बड़ी सी गाड़ी उठाकर उस काइजू पर फेंक देती है, जिससे कि उस काइजू का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और मोमो उसकी तारीफ करने लग जाती है। लेकिन तभी आयरा कहती है कि चुप कर जाओ मोमो और इसके पैर पर हमला करो, और हाँ तुम मुझे लीडर बुला सकती हो। तभी मोमो काइजू के पैरों पर हमला करके आयरा को चुप रहने के लिए कहती है और वो काइजू नीचे गिर जाता है, पर तभी वो काइजू अपनी पूंछ की मदद से मोमो और ओकरुन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। आयरा कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती से हुआ है क्योंकि तुम दोनों ने मुझे लीडर नहीं कहा। तो चलो अब ध्यान देना कि एक लीडर कैसे हमला करता है। अब आयरा अपनी बालों की मदद से एक टावर को तोड़कर उस काइजू के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि वो काइजू नीचे गिरने लग जाता है। आयरा कहती है देखो मोमो, एक लीडर ऐसे मूव करता है।
तभी वो काइजू अपना बैलेंस संभाल लेता है और आयरा को पकड़ लेता है, जिस वजह से मोमो आयरा को बचाने के लिए उस काइजू के ऊपर होर्डिंग्स फेंकना स्टार्ट कर देती है और यह कहती है कि अपनी लीडर वाली बकवास बंद करो और इससे लड़ने के बारे में सोचो और मेरी मदद करो। तब आयरा उस काइजू के हाथों से छूट जाती है और मोमो की मदद करने से मना कर देती है, जिस वजह से मोमो उसे बताती है कि एक लीडर तो टीम वर्क करना भी जानता होता है, जिस वजह से आयरा को मोमो की मदद करने आना ही पड़ेगा। अब वो काइजू उन सभी को ढूंढने के लिए वहाँ की बिल्डिंगों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और अपनी इलेक्ट्रिसिटी से भी हमला कर देता है, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चल पा रहा होता है कि आखिरकार यह हमला किस पर कर रहा है। पर तभी यह हमला जाके सीधे ओकरुन और मोमो पर जा लगता है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं और ओकरुन वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उससे बचाने लग जाती है। ओकरुन कहता है कि लगता है यह काइजू एक डायनासोर का वंशज है जो कि स्पेस में सर्वाइव करने की वजह से इवॉल्व हो चुका है और लगता है यह किसी कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और शायद उसी की वजह से यह ऑप्टिकल कैमोफ्लेज भी यूज कर पा रहा था। तो अगर हम इसके लाइट के सोर्स को ढूंढ ले तो शायद हम इसे रोक पाएंगे। तभी आयरा उस काइजू का ध्यान भटकाने लग जाती है, जिस वजह से मोमो और ओकरुन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का हमला रुक जाता है और मोमो उस इलेक्ट्रिसिटी को पकड़कर उल्टा उसी काइजू पर हमला कर देती है, जिस वजह से वह नीचे गिर जाता है और आयरा काइजू पर हमला करने के लिए उसके करीब चली जाती है, पर उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, जिस वजह से उसे लगने लग जाता है कि शायद वह काइजू कहीं भाग चुका है। पर तभी मोमो उसे बताती है कि वह काइजू कहीं नहीं भागा बल्कि उसी की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वह काइजू इनविजिबल होकर आयरा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बारे में आयरा को भी पता नहीं चलता। तब वह काइजू जैसे ही आयरा को मुक्का मारने लगता है वैसे ही ओकरुन आयरा को इसके बारे में बता देता है, जिस वजह से आयरा जंप मार के उसके हमले से बच जाती है। आयरा पूछती है कि आखिरकार यह चल क्या रहा है। ओकरुन बताता है कि वह काइजू यही है, तुम बस उसे इसलिए नहीं देख पा रही हो क्योंकि वह इनविजिबल है। तभी आयरा फिर से काइजू के हमले से बच जाती है, पर उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से वह काइजू आयरा के ऊपर लाइटनिंग हमला करने में कामयाब हो जाता है और अपने सिर से भी उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसके बाद वह जोर जोर से चीखने लगता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जीजी केंटा को लेकर भाग रहा होता है और केंटा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जीजी केंटा को उसके पसीने को उससे दूर रखने के लिए कहता है, पर केंटा को लगता है कि शायद वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, जिस वजह से वह अपने पसीनों को जीजी के साथ टच कर देता है और जीजी इविल आई में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जीजी अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से वह पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। पर तभी केंटा अपना मुंह इधर उधर हिलाता है, जिस वजह से उसका पसीना उड़कर जीजी के ऊपर गिर जाता है और जीजी इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है। इविल आई कहता है, आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी केंटा यह देखकर डर जाता है और इविल आई जीजी का बैग खोलकर उसे हवा में फेंक देता है और वहां से जाने लगता है। केंटा कहता है कि रुको जरा, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो मुझे लेकर भागना था ना, आखिरकार तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो, और अगर मोमो को इसके बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें क्या कहेगी। तभी इविल आई कहता है कि आखिरकार मोमो कहाँ पर है। तभी केंटा कहता है, भाई पागल वागल हो गया है क्या, मोमो ने ही तो हमें कहा था कि हमें उसके घर पर वेट करना है। इविल आई कहता है, तो इसका मतलब आज वो दिन आ ही गया जब मैं उसके साथ लड़ सकता हूँ, आज तो सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी इविल आई मोमो के घर की तरफ भागने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आयरा का बुरा हाल हो चुका है एंड वो काइजू फिर से आयरा पर हमला करने लगता है, पर ओकरुन फुल थ्रोटल का यूज करके आयरा को बचाने में कामयाब हो जाता है और हवा में ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, जिस वजह से वह लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उन्हें बचा लेती है, पर वह काइजू उन्हें मच्छर की तरफ पकड़ने लगता है। तभी अचानक से इविल आई का फेंका हुआ बैग सीधे जाके उस काइजू पर लगता है, जिससे कि वह काइजू नीचे गिर जाता है, जिसके बाद मोमो ओकरुन और आयरा को बचा लेती है। अब मोमो काफी मुश्किल से घर पहुंचती है और थक जाती है। यह बताती है कि हमारे घर पर बैरियर लगा है एंड इस कारण से हम यहाँ पर पक्का सुरक्षित रहेंगे। तभी ओकरुन नोटिस करता है कि आयरा ने उसे कसकर पकड़ लिया है और हम देखते हैं कि आयरा को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, जिस वजह से मोमो उन्हें दूर कर देती है और वह दोनों आपस में लड़ने लग जाती है। अब यहाँ पर इविल आई भी बहुत खुश होकर यहाँ पर आ जाता है और कहता है, चलो लड़ाई को स्टार्ट किया जाए, मैं इंतजार कर करके थक चुका हूँ। ओकरुन कहता है कि आज लड़ने वाला दिन नहीं है तो इसलिए हम दोनों नहीं लड़ सकते, और यह सुनते ही इविल आई उदास हो जाता है। यह कहती है, ओकरुन क्या हम इविल आई को अपनी मदद करने के लिए नहीं कह सकते क्या। ओकरुन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसने प्रॉमिस किया है कि यह सिर्फ मेरे अलावा और किसी से नहीं लड़ने का, और अगर आज हमने इस काइजू के साथ लड़ने के लिए इसे यूज किया तो आगे पता नहीं यह क्या करेगा। तभी ओकरुन नोटिस करता है कि मोमो की ग्रैंडमा सेको वहां पर नहीं होती है
और मोमो उसे बताती है कि ग्रैनी सेको टीवी शो के लिए दूसरे स्टेट गई है, जिस वजह से वो उस काइजू की वीकनेस के बारे में भी पता नहीं लगा सकते। तभी हम देखते हैं कि वह काइजू मोमो की घर की तरफ ही बढ़ने लगता है, जिस वजह से उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तभी ओकरुन को एक आइडिया आता है और इस वजह से वो मोमो की घर की नैनो स्किन को बाहर निकाल लेता है और उन सभी को बताता है कि शायद वो नैनो स्किन की मदद से उस काइजू को हरा सकते हैं। तब वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारा इविल आई न लड़ पाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास यहाँ पर पड़ा होता है। यह पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास काइजू को हराने वाला क्या आइडिया है। यह बताता है कि यह पूरा घर नैनो स्किन से बना है और मेंटिस ने कहा था कि नैनो स्किन अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बना होता है और नैनो मशीन्स हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को पकड़ती है और उसे शेप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम इमेजिन करते हैं। इसका मतलब अगर हम पूरे घर को एक नैनो स्किन मानेंगे और इस पूरे घर को एक साथ रीशेप करने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी मदद से शायद ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जिससे कि उस काइजू को हम हरा सके। एंड तभी वह घर अचानक से हिलने लगता है क्योंकि ओकरुन कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है और इस बात का फायदा उठाकर आयरा ओकरुन के साथ चिपकना स्टार्ट कर देती है। तब उस घर की छत नीचे गिरने लगती है, जिस वजह से मोमो ओकरुन को सब कुछ ठीक करने के लिए कहती है। तभी किंटा बीच में कूद पड़ता है और कहता है, ओकरुन अगर कुछ बड़ा सोचने की बात है तो यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो। नैनो मशीन्स साई-फाई से ही रिलेटेड है, जिसके लिए मैं परफेक्ट पर्सन हूँ। एंड तभी किंटा की इमेजिनेशन की मदद से वह पूरा घर इकट्ठा चमकना स्टार्ट हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। एंड आयरा कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक साइड चली जाती है और जीजी और किंटा भी नीचे चले जाते हैं और बेचारा ओकरुन भी एक साइड चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओकरुन बेचारा गोल गोल घूमते हुए बाथरूम के अंदर जाकर फ्लैश हो जाता है। एंड यहाँ पर सिर्फ मोमो ही बचती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह अचानक से ऊपर जाने लगती है। तभी यहाँ पर ओकरुन पानी के अंदर घूम रहा होता है और बाकी सभी लोग भी अलग अलग जगह पर जा रहे होते हैं, जिस वजह से वह लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह सभी लोग अपने अपने कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके सामने रोबोट को चलाने वाले कमांड्स होते हैं और यहाँ ओकरुन का कॉकपिट पानी के अंदर ही होता है, जहाँ घुसते ही हेयर ड्रायर्स आकर उसे सुखा देते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि वह पूरा घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक बुद्धा की तरह दिख रहा होता है। पर किंटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने तो बुद्धा जैसा रोबोट इमेजिन ही नहीं किया था। तभी वह सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ओकरुन किंटा की तारीफ करने लगता है। तब हम देखते हैं कि वह रोबोट बुद्धा मोमो की इमेजिनेशन की वजह से बन गया होता है और किंटा को इस बात से बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उसे एक रोबोट चलाने के लिए मिल ही गया। किंटा कहता है कि अब मैं इस रोबोट का नाम ग्रेट किंटा बोधिसत्वा ज़ेटा वर्जन रखूंगा, तो चलो फिर इससे हमला किया जाए। बट तभी यह पूछते हैं, वह सब तो ठीक है बट हम इसे चलाएंगे कैसे। एंड यहाँ मोमो का घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो चुका है, बट किसी को भी पता नहीं है कि इसको आखिरकार चलाना कैसे है और वो सभी लोग अलग अलग बटन्स को दबाने की बातें करने लग जाते हैं। किंटा कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ, मैं अभी इसके मैनुअल को चेक करके बताता हूँ। यह कहता है, रुको जरा, यह तो काफी कमाल की बात है, इसकी एनर्जी तो 5 गुना ज्यादा है। तभी सभी को समझ में आ जाता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, जिस वजह से मोमो सभी को अपना अपना मनपसंद बटन दबाने के लिए कहती है, जिस वजह से बटन दबाते ही पूरा रोबोट टूटना स्टार्ट हो जाता है और यह बेचारा ओकरुन तो इजेक्ट ही हो जाता है। यहाँ पर यह काइजू अभी भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और किंटा को वहाँ पर एक लीवर दिखाई देता है, जिसे खींचते ही वह रोबोट आगे बढ़ने लग जाता है, पर बैलेंस ना होने की वजह से वो नीचे घुस जाता है। तभी किंटा फिर से उस रोबोट को खड़ा करता है, पर वो रोबोट खड़ा होने की जगह पर बैठ जाता है, जिस वजह से काइजू आकर उसे एक लात मारता है, जिससे कि मोमो का कॉकपिट में एयर बैग्स खुल जाते हैं और वो रोबोट उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तब वो काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर इजेक्ट होने के बाद ओकरुन की चेयर का पैराशूट खुल जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह काइजू उस रोबोट को बुरी तरीके से मार रहा होता है, जिस वजह से ओकरुन अपनी चेयर से आजाद होकर मोमो के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर इविल आई अपने रोबोट को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आता है और जोर जोर से फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, पर तभी काइजू उसके ऊपर पैर रख देता है और जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तभी इविल आई उस काइजू के पैर को उठाकर उसे नीचे गिरा देता है, पर उस काइजू के नीचे गिरते ही एक जोरदार हवा का प्रेशर आता है, जिस वजह से इविल आई दूर जाकर गिरता है। तभी ओकरुन इविल आई के पास चला आता है। इविल आई कहता है, क्या यह तुमने किया था? तो इसका मतलब अब हम अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। यह कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी इसका टाइम नहीं है। तब वह काइजू रोबोट के ऊपर लेजर बीम से हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से ओकरुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब वह मोमो और बाकी सब लोग को कैसे बचाए। तभी इविल आई को जैसे ही पता चलता है कि वह काइजू स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही वह उसके साथ लड़ने की बातें करने लग जाता है और ओकरुन भी यह सोचने लगता है कि अगर अब उसको सबको बचाना है तो उसे इविल आई की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब वो काइजू ओकरुन के ऊपर पैर रखने लगता है, पर वह रोबोट उस काइजू को रोक लेता है। बोलता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि इस रोबोट को कैसे चलाना है। अगर यह रोबोट नैनो स्किन से बना है तो मुझे बस विजुअलाइज करना होगा और मेरे लिए यह तो काफी आसान बात है,
क्योंकि मैंने तो हमेशा ही रोबोट को चलाने का सपना देखा था और इसे 10,000 बार इमेजिन किया है। और तभी हम देखते हैं कि किंटा की इमेजिनेशन की वजह से पूरा रोबोट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी यह किंटा को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है, पर किंटा मोमो को साइड कर देता है क्योंकि इस टाइम उसे रोबोट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तब वो काइजू फिर से उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है और किंटा भी उस रोबोट की मदद से उस काइजू को एक पंच मारता है जिससे कि बहुत दूर जाकर गिरता है। तब वह काइजू अपनी पूंछ से रोबोट को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। पर इसी बात का फायदा उठाकर किंटा उस काइजू को एक जोरदार मुक्का मार देता है जिसे देखकर इविल आई और ओकर उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी किंटा उस काइजू को लात मारता है और वह काइजू अपनी लेजर बीम से रोबोट के ऊपर हमला कर देता है जिसे किंटा रोबोट की मदद से डाइवर्ट कर देता है। तब वह काइजू रोबोट का हाथ काट देता है और किंटा उस हाथ को वापस पकड़कर सीधा उस काइजू के ऊपर फेंक देता है जिससे कि वह काइजू नीचे गिर जाता है। किंटा नैनो स्किन की मदद से उस रोबोट को दोबारा से जोड़ लेता है। तब किंटा उस काइजू की पूंछ को पकड़कर गोल गोल घुमाने लग जाता है और उसे उठाकर सीधा सिटी में फेंक देता है। तब किंटा भागते हुए काइजू के ऊपर हमला कर देता है और वह दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी किंटा काइजू का मुंह पकड़ लेता है जिस वजह से काइजू उस रोबोट के करीब आकर लेजर बीम से हमला कर देता है। तभी हम यहाँ पर किंटा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ स्कूल के बच्चे रोबोट खरीदने की वजह से किंटा का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर किंटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो सिर्फ रोबोट से मतलब होता है। तब यहाँ काइजू के हमले की वजह से रोबोट का हाथ टूट जाता है। किंटा फिर से उसे जोड़ लेता है। यह कहता है, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे रोबोट्स बहुत ज्यादा पसंद है और मैं हमेशा से झूलों पर बैठकर इस चीज की तैयारी भी किया करता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक दिन रोबोट जरूर चलाऊंगा, तो इसलिए मैं रोबोट की मोशन सिकनेस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी किंटा काइजू पर हमला कर देता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तब किंटा आसमान में गोल गोल घूम के काइजू के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ ओकरुन और इविल आई भी सिटी में पहुंच जाते हैं। तब यहाँ वह काइजू गायब हो जाता है और सीधा रोबोट को पंच मार देता है जिससे कि वह रोबोट नीचे गिर जाता है। यह सोचता है आखिरकार यह क्या हुआ, क्या वो काइजू इनविजिबल हो गया है? पर यह चीज करना यूजलेस है क्योंकि मैं इस रोबोट में बहुत सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ जो कि मैं इमेजिन करता हूँ। तब काइजू फिर से उस रोबोट को एक मुक्का मारता है जिससे कि वह रोबोट टूटने लगता है और किंटा का कॉकपिट में एयर बैग खुल जाता है। तब काइजू अपनी पूंछ से उस रोबोट को धोना स्टार्ट कर देता है। किंटा उसे रुकने के लिए कहता है ताकि वह इंफ्रारेड स्कोप को ऑन कर सके जिससे कि वह पता लगा सके कि काइजू कहाँ पर है, पर वह काइजू मार मार के उस रोबोट का बुरा हाल कर देता है जिस वजह से ओकरुन किंटा को भागने के लिए कहता है, पर एयर बैग खुलने की वजह से किंटा इजेक्ट वाले बटन तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। तभी मोमो अपनी पावर से उस काइजू के हमले को रोक लेती है और आयरा अपने बालों से उस काइजू को लपेट लेती है ताकि वह काइजू कहीं भाग ना सके। यह कहता है, तुम लोगों ने तो काफी अच्छा काम किया है, तो चलो फिर अब तुम सब मुझे इस रोबोट्स के कंट्रोल दे दो ताकि मैं इसे हरा सकूं। लेकिन तभी आयरा और मोमो किंटा को उस रोबोट को मूव करने से मना करने लग जाते हैं क्योंकि उन लोगों को मोशन सिकनेस हो रही होती है जिस वजह से उनका बुरा हाल हो गया है। तभी किंटा उन्हें रुकने के लिए कहने लग जाता है क्योंकि रोबोट अभी भी पूरी तरीके से जनरेट नहीं हुआ होता है जिस वजह से मोमो अपनी साइकिक पावर से उस रोबोट के हाथों और पैरों को जोड़ देती है और उस काइजू को आसमान में ले जाती है जिस वजह से ओकरुन इविल आई के साथ वहां पर भागने लग जाता है। तब मोमो उस काइजू को गोल गोल घुमाने लगती है और उसे जोर से जमीन पर मार देती है जिससे कि वह काइजू हार जाता है और वह छोटा हो जाता है। तब वो लोग अचानक से असली दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जहां पर वह शहर के बीचों बीच होते हैं और लोग इतने बड़े रोबोट को देखकर हैरान हो जाते हैं जिस वजह से मोमो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब उन्हें करना क्या चाहिए। तभी किंटा मोमो को इमेजिन करने के लिए कहता है जिस वजह से हम देखते हैं मोमो उस रोबोट की खिचड़ी बनाकर उसे यूएफओ में कन्वर्ट कर देती है और वो लोग उड़ते हुए अपने घर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचते ही मोमो और आयरा को उल्टी आने लग जाती है। बट किंटा इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे रोबोट चलाने का मौका मिला। तभी हम यहाँ देखते हैं कि वो लोग ओकुर और इविल आई को सिटी में छोड़कर आए होते हैं और वहां पर सभी लोग काइजू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने लग जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं जिस वजह से ओकुर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह इविल आई को ढूंढने लग जाता है। तब वह देखता है कि इविल आई एक बिल्डिंग पर चढ़ गया है। यह कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। यह कहता है, चुप कर जाओ, तुम कब से मुझे हर चीज के लिए मना कर रहे हो। ओकरुन कहता है कि सब कुछ छोड़ो और जल्दी से नीचे आ जाओ। यह कहता है, मैं नीचे नहीं आने वाला। तभी ओकरुन इविल आई के लिए कुछ गर्म खाने के लिए ले आता है जिसे खाते ही इविल आई दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है और ओकरुन जीजी को उस काइजू को उठाकर वहां से लेकर जाने के लिए कहता है जिस वजह से ओकरुन और जीजी उस काइजू को उठा लेते हैं और मोमो के घर की तरफ भागने लग जाते हैं। तब बहुत सारे लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं पर वो लोग फिर भी नहीं रुकते और सबको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार मोमो के घर पहुंच ही जाते हैं। यह कहता है, ओकरुन आखिरकार यह चीज क्या है। यह बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार यह क्या है, फिलहाल के लिए यह एक अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल है। तभी किंटा घर से बाहर आ जाता है। यह कहता है, तुम लोग बहुत लेट हो गए हो और बहुत ज्यादा यूजलेस भी हो। ओकरुन कहता है, किंटा तुमने इतने बड़े रोबोट को मूव करके सच में कमाल कर दिया। यह कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। यह पूछता है, क्या मोमो और आयरा ठीक है। यह कहता है, मेरी वजह से वो लोग ठीक है।
है। पर यह सब कुछ छोड़ो, मुझे यह बताओ, क्या तुम इस प्लेनेट को काइजू से बचा रहे हो? यह कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं और मोमो तो बस गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं और यह एलियन और घोस्ट उसी गोल्डन बॉल के पीछे पड़े हैं, जिस वजह से हमें वह वापस चाहिए। यह कहता है तो क्या इसका मतलब उस गोल्डन बॉल के ऊपर इस दुनिया का भविष्य टिका है? यह कहता है नहीं, वो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। यह कहता है ठीक है, मुझे समझ में आ गया, अगर तुम यह सब कुछ करने वाले हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ओकरुन कहता है नहीं, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जीजी किंटा से बात करने की कोशिश करने लग जाता है और किंटा उसे बात करने से मना कर रहा होता है। तभी ओकरुन उस काइजू के मुंह को खोलकर अंदर देखने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक इंसान का पार्ट दिखाई देता है और सभी को लगने लगता है कि शायद उस काइजू ने किसी इंसान को खा लिया होगा। तभी किंटा जीजी को उस काइजू के मुंह के अंदर जाने के लिए कहता है, पर जीजी ऐसा करना नहीं चाह रहा होता है, जिस वजह से ओकरुन खुद अंदर चेक करने की बात करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपनी गोल्डन बॉल चाहिए होती है। तभी ओकरुन देखता है कि उस काइजू के मुंह के अंदर एक जिप लगी है, जिसे खोलते ही हम देखते हैं वहाँ अंदर एक एलियन गर्ल होती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ मोमो नैनो स्किन के एक टुकड़े को लेकर बाहर आ जाती है और किंटा को उसके घर को फिक्स करने के लिए कहती है। पर तभी वह देखती है कि ओकरुन उस एलियन गर्ल को किस कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और मोमो का दिल टूट जाता है और वह फीलिंग नैनो स्किन के अंदर भी प्रोसेस हो जाती है, जिससे कि मोमो का घर पूरा उड़ जाता है। एंड गाइस, इसी के साथ डेंडेडन सीजन 2 कंप्लीट हो जाता है। एंड अब सीजन 3 कब आएगा उसकी अनाउंसमेंट तो नहीं आई है, पर जैसे ही उसके बारे में कुछ पता लगता है मैं उसके बारे में आपको जरूर बता दूंगा। बाकी आप दूसरे ट्रेंडिंग एनिमेज पर भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप एक बार मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।